आज से तकरीबन 2300 वर्ष पहले 2300 years ago दुनिया में दो सुपर पावर्स थी। एशिया में ईरान की हखामनशी अंपायर थी, एकमेनिड अंपायर थी, जो कि आज के बलूचिस्तान से तुर्किया तक और सीरिया यानी शाम से मिस्र तक फैली हुई थी। दूसरी सुपर पावर थी यूरोप की मैसिडोनियन अंपायर। इस सल्तनत को शहंशाह फिलिप II ने एक बड़ी ताकत बना दिया था। मैसिडोनियन अंपायर में बल्गारिया, शुमाली मैसिडोनिया, अल्बानिया, यूनान और बहीरे रोम के बहुत से जजायर शामिल थे। सिर्फ दो यूनानी इलाके स्पार्टा और क्रेट इसका हिस्सा नहीं थे। शाह फिलिप का दिल मचलता था कि वो किसी तरह हमला करें और अपनी हमपल्ला ईरानी सल्तनत को फतह करके अपना हिस्सा बना लें। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी फौज भी तैयार कर ली थी जिसके सिपाहियों के नेज़े खास तौर पर लंबाई में ज्यादा रखे गए थे ताकि दुश्मन के सफों को चीरते हुए वो आसानी से आगे बढ़ सके। लेकिन हुआ ये कि 336 BCE में अचानक एम्परर फिलिप को उनके गार्ड ने खंजर घोंप कर कत्ल कर दिया। बादशाह की मौत के बाद उनके 21 साला बेटे अलेक्जेंडर III मैसिडोनिया के हुक्मरान बने। किंग फिलिप के इस बेटे को तारीख अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। माय क्यूरियस फेलोज, अलेक्जेंडर द ग्रेट ईरान को फतह करके अपने वालिद का ख्वाब पूरा करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें फतह की एक पेशगोई चाहिए थी ताकि उनकी जरा नफसियाती मदद हो सके। कदीम यूनान में एक मंदिर था जिसे टेंपल ऑफ डेल्फी या अपोलो देवता का टेंपल कहते थे। इसकी सरबराह एक खातून ओरेकल ऑफ डेल्फी थी। यूनानियों का अकीदा था कि ये औरत बराह रास्त अपोलो देवता से गुफ्तगू करके मुस्तकबिल की पेशगोइयां करती है, प्रिडिक्शंस करती है। इसलिए ये औरत उस यूनानी समाज में बहुत अहमियत की हामिल थी, क्योंकि यूनान में कोई भी हुक्मरान किसी भी बड़ी जंगी मुहिम से पहले ओरेकल से एक मुलाकात जरूरी समझा करते थे ताकि अपनी मुमकिन किस्मत के बारे में जान सके और फिर कोई अहम फैसला ले सके। इसीलिए सिकंदर आजम ने भी मुहिम से पहले डेल्फी का रुख किया। अब देखें कि ये साल का वो वक्त था जिसमें ओरेकल मंदिर से बाहर निकलती ही नहीं थी और ना कोई पेशगोई करती थी। ऐसे में सिकंदर आजम जब डेल्फी पहुंचे और ओरेकल से मुलाकात की कोशिश की, ख्वाहिश जाहिर की, तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। मगर अलेक्जेंडर इनकार सुनने वाले कहां थे। वो मंदिर में दाखिल हुए, ओरेकल को बाजू से पकड़ा और खींचते हुए बाहर ले आए। खातून ने घबरा कर कहा, अलेक्जेंडर तुम नाकाबिल शिकस्त हो, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। यह सुनना था कि अलेक्जेंडर ने ओरेकल का बाजू छोड़ दिया। उन्होंने कहा, अब मुझे किसी और पेशगोई की जरूरत नहीं, ये जुमला, ये अल्फाज काफी है। वो मंदिर से बाहर निकले, अपनी फौज जमा की और ईरान पर हमले के लिए रवाना हो गए। उनकी मंजिल ईरानी अंपायर का वो हिस्सा था जो आज तुर्किया कहलाता है। मशहूर ग्रीक हिस्टोरियन प्लूटार्क के मुताबिक सिकंदर आजम के पास इब्तिदा में ज्यादा से ज्यादा 47,000 फौज थी, जिसमें 4,000 घुड़सवार थे। यह साल था 334 BCE। उस वक्त ईरान के तख्त पर दारियोस III बराजमान थे, शहनशाह थे। उन्हें यूनानी फौज की आमद की खबर मिल गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फौरी तौर पर मुकाबले के लिए अपनी तरफ से कोई फौज रवाना नहीं की, बल्कि उन्होंने यूनानी फौज को रोकने का टास्क तुर्किया के मुकामी गवर्नर्स को दे दिया, जो कि उनके मातहत थे। यूनानी फौज दर्रा दानियाल, डार्डेनियल को अबूर करके तुर्किया के एशियाई इलाकों में दाखिल हो गई। कुछ ही दिनों में सिकंदर आजम का ईरानी फौज से पहला मुकाबला हुआ, जो कि मुकामी गवर्नर्स की कमान में यूनानियों को रोकने के लिए आई हुई थी, उसी फौज से। इस फौज को, ईरानी फौज को, दो कमांडर्स लीड कर रहे थे। मई 334 में यूनानियों और ईरानियों की पहली लड़ाई एक दरिया के किनारे लड़ी गई, जिसे बैटल ऑफ द ग्रेनेड्स कहा जाता है। इस जंग में नक्शा कुछ यूं था कि दरिया के एक साइड पर ईरानी फौज खड़ी थी और दूसरी साइड पर यूनानी फौज। ईरानियों वाली साइड के दरिया के किनारे काफी बुलंद थे और फिसलन भी थी। उन तक पहुंचना यूनानी फौज के लिए मुश्किल था, लेकिन सिकंदर आजम ये मुश्किल अबूर करते हुए अपने कुछ घुड़सवार दस्तों समेत दरिया में कूद गए। दुश्मन ने उन्हें रोकने के लिए तीरों की बारिश कर दी, लेकिन वो अपनी ढालों पर तीर रोकते हुए आगे बढ़ते चले गए। दरिया पार करके किसी न किसी तरह वो इसके किनारों पर भी चढ़ गए और वहां मौजूद ईरानी फोर्सेस को पीछे धकेलना शुरू कर दिया।
अलेक्जेंडर के इस दलेराना हमले की वजह से बाकी यूनानी फौज के लिए दरिया अबूर करना आसान हो गया, क्योंकि इस दौरान ईरानी फोर्सेस की पूरी तवज्जो सिकंदर यूनानी और उनके साथियों पर थी जो दरिया अबूर कर रहे थे। इसलिए बाकी पूरी फौज आराम से दरिया अबूर कर गई और उन्होंने ईरानी दुश्मनों पर भरपूर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान एक लम्हा ऐसा आया जो शहनशाह सिकंदर के लिए तबाहकुन साबित हो सकता था। वो ऐसे कि दो ईरानी कमांडर्स में से एक के साथ उनकी दू बदू लड़ाई जारी थी कि इतने में दूसरा ईरानी कमांडर भी उनके पास पहुंच गया। उसने पीछे से सिकंदर आजम के सर पर कुल्हाड़े से वार किया। कुल्हाड़ा उनके सर पर रखे हेलमेट को चीरता हुआ बालों तक आ गया, लेकिन सर को जख्मी नहीं कर सका। कमांडर ने कुल्हाड़ा वापस खींचा और दोबारा वार करने के लिए हाथ बुलंद ही किया था कि शहनशाह के एक साथी ने हमलावर को कत्ल कर दिया। यूं अलेक्जेंडर बाल बाल बच गए, जबकि इसी कश्मकश में उन्होंने दूसरे सीनियर ईरानी कमांडर को खुद अपने हाथ से कत्ल कर दिया। दोनों कमांडर्स की मौत के बाद ईरानियों के कदम उखड़ गए और वो मैदान जंग से भाग निकले। अलेक्जेंडर के लिए आगे का रास्ता खुल गया और उन्होंने ईरानियों के खिलाफ पहली जंग जीत ली थी। ग्रेनिगस की फतह के बाद सिकंदर आजम तुर्किया के साहिली शहरों को फतह करते हुए शाम और इराक की तरफ बढ़े। इस दौरान उन्होंने एक कदीम रियासत फ्रीजिया के दारुल हुकूमत गोर्डेन को भी फतह किया। यह शहर तुर्किया के मौजूदा कैपिटल अंकारा के साउथ वेस्ट में तकरीबन 80 किलोमीटर दूर था। इस शहर की बाकियात आज भी मौजूद हैं। जब सिकंदर यूनानी फातिहाना इस शहर में दाखिल हुए थे तो उन्होंने एक रथ यानी कदीम घोड़ा गाड़ी की एक शक्ल खड़ी देखी थी। यह रथ एक रस्सी के जरिए सतून से बंधा हुआ था। यह रस्सी तह दर तह इतनी महारत से बांधी गई थी कि इसके सिरे दिखाई नहीं देते थे और इसे खोलना नामुमकिन था। लेजेंड थी कि यह रथ शहर के पहले हुक्मरान की मलकियत था और जो भी इस पर बंधी रस्सी को खोलेगा वही एशिया का बादशाह होगा। सिकंदर आजम ने जब ये बात सुनी तो उसने खंजर लेकर सबसे बाहर वाली तह को चीर दिया, जिससे कि नीचे छुपे हुए रस्सी के सिरे वाजे हो गए और सिकंदर आजम ने आराम से ये रस्सी खोल ली। अब लेजेंड के मुताबिक वो एशिया के बादशाह बन सकते थे। ओरेकल ऑफ डेल्फी की नाकाबिल शिकस्त वाली प्रेडिक्शन पेशगोई के बाद ये दूसरा मौका था कि सिकंदर आजम को ईरान के खिलाफ अपनी फतह का पुख्ता यकीन हो चला था। मजे की बात यह है कि जब सिकंदर आजम को फतह की बिशारतें मिल रही थी और इस तरह की निशानियां मिल रही थी तो उस वक्त उनके दुश्मन ईरानी शहनशाह दारियोस को भी कोई जीत की खुशखबरियां ही सुनाए चले जा रहा था। वो कैसे? वो ऐसे दोस्तों कि एक रात शहनशाह दारियोस ने ख्वाब देखा कि उनके सामने यूनानी फौज खड़ी है, यूनानी फौज के गिर्द आग लगी हुई है। सिकंदर आजम एक मुलाजिम के लिबास में सामने खड़े हैं और फिर वो एक ईरानी मंदिर में दाखिल हो जाते हैं और सिकंदर आजम वहां से फिर कभी बाहर नहीं आते। ईरानी शहनशाह ने सुबह उठकर दरबारी नजूमियों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। एक नजूमी ने उन्हें यह बताकर खुश कर दिया कि शहनशाह सिकंदर आजम को शिकस्त दे लेंगे, यानी दारियोस जीत जाएगा, यूनानी फौज तबाह हो जाएगी और अलेक्जेंडर भी या तो मारे जाएंगे या भाग जाएंगे। दारियोस 3 ये ताबीर सुनकर खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद फौज लेकर सिकंदर आजम के मुकाबले पर जाएंगे और उन्हें शिकस्त फाश देकर अपना नाम अजीम फातहीन में लिखवाएंगे जिन्होंने मैसिडोनियन एम्पायर उस वक्त की एक सुपर पावर को शिकस्त दे दी। लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने अपने इस फैसले से दरबारियों को आगाह किया तो वहां मौजूद एक शख्स ने शदीद मुखालफत की। इस शख्स का नाम था क्रेडेनस। क्रेडेनस एक यूनानी मिलिट्री एक्सपर्ट था। दरअसल उस दौर में हजारों यूनानी सोल्जर्स पैसे और अच्छे रोजगार के लिए ईरानी फौज में भी शामिल हो जाया करते थे। आप उन्हें किराए के फौजी भी कह सकते हैं। तो ये यूनानी क्रेडेनस बहुत होशियार और तजुर्बाकार फौजी था। इसने दारियोस से दरख्वास्त की कि आप खुद फौज लेकर अलेक्जेंडर के मुकाबले पर ना जाएं, बल्कि मुझे सिपा सालार बनाकर भेज दें। अगर आप खुद गए और आपको कोई नुकसान पहुंचा तो पूरी ईरानी सल्तनत दांव पर लग जाएगी। जाहिर है सारी सल्तनत तो बादशाह की जात पर ही खड़ी होती थी। बादशाह खत्म तो सब खत्म। तो दोस्तों, क्रेडेनस का मशवरा माकूल था, लेकिन बाकी ईरानी दरबारियों को पसंद नहीं आया। उन्होंने ये गुहारा नहीं किया कि उनका शहनशाह एक गैर मुल्की के मशवरे को उनकी सलाह पर तरजीह दे। उन्होंने क्रेडेनस की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया कि उसे फौज का कमांडर बना दिया जाए। दरबारियों ने उल्टा उस यूनानी कमांडर पर इल्जाम लगाया कि तुम फौज लेकर जाओगे, सिकंदर के सामने हथियार डाल दोगे, यानी हमारे साथ धोखा करोगे। इस इल्जाम पर क्रेडेनस का खून खौल उठा। वो ईरानियों को बुज़दिली के ताने देने लगा।
शहनशाह दारियोस को अपनी कौम पर एक गैर मुल्की, एक यूनानी का तंज बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने क्लिडेमस को कत्ल करवा दिया। जब सिपाही क्लिडेमस को कत्ल करने के लिए ले जा रहे थे तो वो चीख चीख कर कह रहा था, ये बेइंसाफी है, ये जुल्म है, इस गैर मुनसिफाना सजा की कीमत दारियोस को अपने तख्त और सल्तनत की सूरत में चुकाना पड़ेगी। यूं दोस्तों, वो शख्स जो शहनशाह को दानिशमंदाना राय दे रहा था मारा गया। इसके बाद दारियोस III ने अपने गवर्नर्स को खत भेजे कि अपनी फौजें लेकर इराकी शहर बाबुल पहुंच जाएं, जहां से उन्होंने फिर तुर्किया की तरफ कूच करना था। चुनांचे ये फौजें जमा होने लगी। हिस्टोरियन प्रोटॉप के मुताबिक ईरानी फौज की तादाद 6 लाख थी, 600,000। ताहम मॉडर्न हिस्टोरियंस इस तादाद को मुबालगा आराई, एग्जैजरेशन करार देते हैं कि ईरानी फौज की तादाद ज्यादा तो थी यूनानियों से, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। ईरानियों के मुकाबले में सिकंदर आजम के पास वैसे उस वक्त 30,000 फौजी थे। बाकी जो सिकंदर यूनानी के साथ फौज थी वो या तो फतह करने वाले जो शहर थे वहां मसरूफ थी जिन्हें फतह करना था, या जो शहर फतह कर लिए थे वहां तैनात थी। अब ऐसा था कि बाबुल से ईरानी फौज सिकंदर यूनानी के मुकाबले के लिए आ रही थी। सिकंदर आजम अपनी फौज के साथ तुर्किया के इलाके आइसस में कैंप लगाए उसी का इंतजार भी कर रहे थे। ये इलाका भी एक दरिया के करीब वाक़या था। जाहिर है ईरानी फौज की आमद की इत्तला तो उन्हें मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें उसके रास्ते का दुरुस्त अंदाजा नहीं था कि दारियुस कहां से आएगा। गलत इंटेलिजेंस की बुनियाद पर उन्होंने समझा कि शायद दुश्मन ईरानी दारियुस का लश्कर जुनूब में सीरिया, शाम की तरफ से आएगा। चुनांचे वो अपनी फौज लेकर सीरिया की तरफ चले गए। जो फौजी इस मुहिम के दौरान बीमार हो चुके थे या मुख्तलिफ लड़ाइयों में जख्मी हो गए थे, उन्हें आइसस में ही छोड़ दिया गया। लेकिन जब सिकंदर आजम शाम चले गए, सीरिया चले गए, तो ईरानी शहनशाह उनकी मुखालिफ सिमत शुमाल की जानिब नॉर्थ से आइसस पहुंच गए। उन्होंने आइसस पर कब्जा करके वहां मौजूद जख्मी और बीमार यूनानी सिपाहियों को पकड़ लिया। उनके हाथ काट कर उन्हें आजाद छोड़ दिया गया। तो जाकर सिकंदर आजम को अपनी हालत दिखाएं और खौफजदा करें उनके लश्कर को कि दारियुस कितना जालिम है। जब ये सिपाही सिकंदर आजम के पास पहुंचे और उन्हें सारा माजरा कह सुनाया तो वो फौरी पलटे और शुमाल की तरफ, नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगे। जल्द ही वो आइसस के करीब पहुंच गए। इत्तेफाक देखिए कि इस बार भी उनके और ईरानी लश्कर के दरमियान में एक दरिया था। अब एक तारीखी जंग दोस्तों, द बैटल ऑफ आइसस होने जा रही थी, जिसने एशिया के नए हुक्मरान का फैसला कर देना था। मैक्यूरस सैलोस जिस जगह जंग होने जा रही थी उसका जोग्राफिया ईरानियों के नहीं बल्कि यूनानियों के हक में था। मैदान जंग पहाड़ियों और बहिरा रोम के दरमियान की एक जगह थी। ईरानी शहनशाह दारियुस के लिए अपने घुड़सवार दस्तों को बड़े पैमाने पर फैलाकर जंग करना और दुश्मन को घेर लेना इसी वजह से नामुमकिन था। इसी जियोग्राफी के जबर में बहरहाल ईरानियों ने जंग के लिए सफबंदी कर ली। शहनशाह दारियुस की फौज जंग के रवायती तरीके पर 3 हिस्सों में तकसीम थी। सेंटर में पैदल फौज थी, यानी नेजों और तलवारों से मुसल्लह फौजी दरमियान में थे। सेंटर के दाएं तरफ घुड़सवार दस्ते थे, जबकि बाएं जानिब तीर अंदाजों की सफें थी। इन तीर अंदाजों को सपोर्ट करने के लिए इनके पीछे कुछ पैदल फौज भी मौजूद थी। सेंटर वाली पैदल फौज के पीछे दारियुस III अपने शाही रथ पर सवार थे। इस रथ को 10,000 शाही गार्ड्स ने घेर रखा था, जो कि बाकी सारी फौज के अलावा थे। ईरानी फौज के सामने दरिया था। दरिया में चूंकि पानी कम था, इसलिए कुछ ईरानी घुड़सवार दस्ते इसे पार करके यूनानी फौज के दाएं जानिब काफी फासले पर खड़े हो चुके थे, तैयार होकर खड़े थे, ताकि जैसे ही यूनानी फौज दरिया पार करके ईरानियों पर हमला करे, ये घुड़सवार दस्ते पीछे से उनको घेर ले और उन पर हमला करते। ईरानी फौज की इस तरतीब के मुकाबले में सिकंदर आजम ने अपनी यूनानी फौज की सफबंदी थोड़ी मुख्तलिफ की थी। वो कि उनकी फौज तादाद में बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने अपनी सफों के दरमियान में, सेंटर में पैदल दस्ते तैनात कर दिए थे, जबकि इन दस्तों के दाएं और बाएं घुड़सवार खड़े थे। वो खुद भी दाएं तरफ वाले घुड़सवारों में शामिल थे। सिकंदर आजम की पोजीशन के सामने दुश्मन के तीरंदाज थे, ईरानी तीरंदाज, जबकि दाएं जानिब काफी दूर ईरानी घुड़सवार जो दरिया अबूर करके आए थे वो भी खड़े थे। अब इस तरतीब में जंग यूं शुरू हुई कि सबसे पहले दाएं जानिब से ईरानी घुड़सवार दस्तों ने दरिया अबूर करके यूनानी फोर्सेस पर हमला कर दिया। इसके साथ ही यूनानी फौज की तरफ से भी एक अटैक लॉन्च कर दिया गया।
وہ ایسے کہ پیدل یونانی فوجی دریا میں کودے اور اسے عبور کر کے ایرانی فوج کے سینٹر میں موجود انفینٹری یعنی پیدل فوج پر پل پڑے۔ دونوں طرف انسان کا رن چھڑ گیا، لیکن سکندر اعظم نے دریا پار نہیں کیا کیونکہ اس جانب تیر انداز کھڑے تھے۔ ان کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں دشمن دریا عبور نہیں کرنا چاہتا بلکہ دفاع کرنا چاہتا ہے، وہیں رک کر۔ چنانچہ سکندر یونانی نے اس سائیڈ سے بے فکر ہو کر اپنے گھوڑے کی لگام میں اس ایرانی گھوڑ سوار دستے کی طرف موڑ دی جو یونانی فوج پر پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے وہاں پر پوزیشن لیے کھڑا تھا، انتظار میں کھڑا تھا۔ سکندر اعظم اور ان کے گھوڑ سوار دستوں نے ان ایرانیوں کو دریا کے پار اتنی دور دھکیل دیا کہ وہ اپنی باقی فوج کی مدد بھی نہیں کر سکے۔ اس دوران دریا پار ایرانی تیر انداز اپنی جگہ کھڑے رہے کیونکہ تیر انداز آگے بڑھ کر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر گھوڑ سوار یہاں ایرانیوں نے تعینات کیے ہوتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ تو خیر، ایرانی شہنشاہ نے یہاں صرف تیر انداز تعینات کر کے غلطی تو کر لی تھی۔ اس غلطی کا فائدہ اٹھا کر سکندر اعظم پلٹے اور اپنے سواروں اور کچھ پیدل دستوں کے ساتھ دریا عبور کر کے ان تیر اندازوں پر ٹوٹ پڑے، لپک پڑے جو ڈیفنس کے لیے موجود تھے۔ ایرانیوں نے ان پر خوب تیر برسائے لیکن یونانیوں نے زیادہ تر تیر اپنی ڈھالوں پر اپنے تجربے سے روک لی۔ یوں وہ بہت کم نقصان اٹھا کر تیر اندازوں تک پہنچ گئے اور ان کا صفایا کر دیا۔ بچے کھچے تیر انداز الٹے قدموں دوڑے اور پیچھے کھڑے پیدل سپاہیوں کی صفوں میں گھس کر ان کا ڈسپلن بھی تتر بتر کر دیا۔ اس طرح سکندر اعظم کے گھوڑ سوار دستے تیر اندازوں کے پیچھے کھڑے پیدل فوجیوں تک بھی پہنچ گئے اور ان کی صفیں بھی الٹ دی۔ ایرانی تیر انداز اور پیدل فوج شکست کھا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ان کی شکست کے ساتھ ہی دشمن کا بایاں بازو ٹوٹ گیا۔ اب سکندر اعظم کے سامنے وہ راستہ کھل گیا جہاں سے وہ محافظوں کے حصار میں کھڑے ایرانی شہنشاہ داریوس کی طرف بڑھ سکتے تھے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھے اور شاہ کے محافظوں پر ٹوٹ پڑے۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر وہ داریوس 3 کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ لیجنڈ ہے کہ ایرانی شہنشاہ نے اپنے یونانی حریف پر خنجر سے وار بھی کیا تھا۔ یہ خنجر سکندر یونانی کی ٹانگ میں لگا تھا جس سے وہ معمولی زخمی ہو گئے۔ دوستو، اس دوران یہ ہوا کہ لڑائی کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر شاہی رتھ کے گھوڑے بدک گئے اور یوں لگا کہ وہ داریوس کو، شہنشاہ کو لے کر دشمن کی صفوں میں گھس جائیں گے۔ شہنشاہ کے کچھ گارڈز نے جلدی سے انہیں اس رتھ سے اتارا اور ایک دوسرے رتھ میں سوار کرا دیا۔ اس وقت یونانی سولجرز اتنے قریب آ چکے تھے کہ ایرانی شہنشاہ کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ وہ لڑائی جاری رکھنے کے بجائے رتھ دوڑاتے ہوئے میدان جنگ سے محافظوں سمیت فرار ہو گئے۔ وہ اتنی جلدی میں تھے کہ اپنے کیمپ اور حرم کی خواتین کو بھی پیچھے ہی چھوڑ گئے۔ سکندر اعظم نے کچھ گھوڑ سواروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ دونوں کے درمیان محض آدھے میل کا فاصلہ تھا لیکن کسی طرح ایرانی شہنشاہ بابل کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سکندر یونانی ان کا تعاقب چھوڑ کر لوٹ آئے لیکن شہنشاہ کا ایک رتھ، تمام شاہی علامات اور ایک کمان ان کے قبضے میں آ چکی تھی۔ داریوس کے فرار کی خبر پھیلتے ہی باقی ایرانی سوار اور پیدل دستے جو اپنے سامنے موجود یونانیوں سے لڑ رہے تھے وہ بھی بھاگ نکلے۔ فاتح یونانی فوج نے ایرانی کیمپ پر قبضہ کر لیا اور اس کا تمام مال اسباب لوٹ لیا۔ داریوس 3 کا شاہی خیمہ، والدہ، بیوی اور 2 بیٹیاں بھی اب یونانیوں کی قید میں تھی۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اعظم شاہی خیمے میں داخل ہوئے اور وہاں سونے چاندی کے برتن اور دوسرا مال اسباب دیکھا تو انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے بادشاہ بننے کا مطلب یہاں یہی کچھ ہے، یعنی جس کے پاس اتنا مال و دولت ہے وہی بادشاہ ہے۔ سکندر اعظم نے اپنے فوجیوں کو لوٹ مار کی اجازت تو دی لیکن انہوں نے شہنشاہ داریوس کے حرم کی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ یہ خواتین کیمپ میں رو پیٹ رہی تھیں کہ شاید ایرانی شہنشاہ مارے جا چکے ہیں، لیکن سکندر اعظم نے انہیں یقین دلایا کہ شہنشاہ زندہ ہیں اور آپ لوگوں سے اچھا سلوک کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایرانی شہنشاہ کی بیوی اور بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، حسین تھیں، لیکن سکندر اعظم نے نہ صرف یہ کہ انہیں اپنے سے دور رکھا بلکہ اپنے درباریوں کو بھی منع کر دیا کہ ان کے سامنے ان کی خواتین کی خوبصورتی کا ذکر ہرگز نہ کیا جائے۔ ان خواتین کے خیمے بھی ایسی جگہوں پر نصب کر دیے گئے جہاں ان کی آوازیں بھی عام سپاہیوں کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ سکندر یونانی کسی عورت کی خوبصورتی کا شکار ہو کر اپنے فوجی مقاصد سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ سونا اور جنسی لذت وہ 2 چیزیں ہیں جو مجھے احساس دلاتی ہیں کہ میں ایک فانی انسان، ایک مورٹل ہوں۔ شاید انہیں اپنے فانی ہونے کے احساس سے چڑ تھی، اس لیے انہوں نے ایرانی خواتین کو خود سے دور رکھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں امورٹل ہونا ہے۔ حالانکہ چند برس بعد انہوں نے داریوس کی ایک بیٹی سٹیکٹرا سے بہرحال شادی بھی کی۔
माइक्यूरस फैलोज आइसिस में फतह के बाद सिकंदर आजम दोबारा शाम में दाखिल हो गए। शाम, सीरिया और मौजूदा लिबनान के कई साहिली शहरों ने तो बादशाह के शिकस्त का सुनकर फौरी तौर पर खुद ही हथियार डाल दिए। हत्ता के बहीरा रोम के जजीरा साइप्रस ने भी सिकंदर यूनानी की अतात कबूल कर ली। लेकिन एक लिबनानी शहर सुवर, जिसे इंग्लिश में टायर कहते हैं, उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया। इस शहर का मरकजी हिस्सा साहिल से कुछ दूर एक जजीरे पर वाक़या था। सिकंदर आजम के पास उस वक्त बहरी बेड़ा नहीं था, इसलिए शहर वालों को लगता था कि सिकंदर टायर को फतह नहीं कर सकेंगे। लेकिन सिकंदर यूनानी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने लकड़ी और पत्थरों की मदद से साहिल से शहर तक एक पुल तामीर कर दिया। शहर वालों ने अपने बहरी जहाजों के जरिए इस पुल पर भरपूर हमले किए, हत्ता के शिप्स में आग लगाकर उन्हें पुल से टकरा दिया। लेकिन आखिर में सिकंदर आजम ये पुल तामीर करने में कामयाब हो ही गए। इस दौरान साइप्रस और दूसरे साहिली शहरों से उन्होंने 200 से ज्यादा बहरी जहाज भी मंगवा लिए। यूं उनके पास शहर वालों से भी ताकतवर बहरी बेड़ा तैयार हो गया। फिर पुल की तरफ से सिकंदर आजम की जमीनी फौज और समंदर की तरफ से नेवी ने भरपूर हमला किया। सिकंदर आजम खुद भी एक दस्ते के साथ बहरी जहाज पर सवार इस हमले को लीड कर रहे थे। यूनानी बेड़े ने जुनूब की तरफ से किले की दीवार का कमजोर हिस्सा तोड़ दिया और सिकंदर आजम अपनी फोर्स के साथ शहर में दाखिल हो गए। इस दौरान पुल की तरफ से हमला करने वाले फौजी भी दीवारें फलांग कर अंदर आ गए। यूं ये शहर फतह हो गया। यूनानियों ने यहाँ कत्लेआम किया और दुश्मन के 5000 सिपाहियों और 4000 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। 20 से 30 हजार शहरी गुलाम बनाकर बेच दिए गए। ताहम जिन लोगों ने शहर के मरकजी टेंपल इबादत गाह में पनाह ले ली थी, उन्हें सिकंदर यूनानी ने माफ कर दिया। यूं 332 BCE में टायर भी यूनानी कब्जे में आ गया। सिकंदर आजम ने जो पुल तामीर किया था, उसके साथ साथ समंदर से मट्टी और पत्थर वगैरह जुड़ते चले गए और ये पुल और जजीरा बाकायदा जमीन का हिस्सा बन गए, दोनों आपस में मिल गए। ये शहर आज भी कायम है और इसकी बुनियादों में कहीं उस पुल की बाकियात आज भी हैं, जिन्होंने इसे कभी मेनलैंड से कुछ देर के लिए जोड़ा था। सोवर की फतह के बाद सिकंदर आजम गजा पहुंचे। इस शहर में भी मुजाहमत की कोशिश की। इसका किला एक बुलंद पहाड़ी पर बना हुआ था। सिकंदर आजम ने मंजनेके नस्ब करके इस पर पत्थर बरसाए, लेकिन मामला यूं था कि पत्थर इस बुलंद शहर की दीवारों तक पहुंचते ही नहीं थे, या पहुंचते थे तो पूरी ताकत से नहीं पहुंच सकते थे। सो किले की दीवारें तोड़ने के लिए जरूरी था कि मंजनेकों के पत्थर पूरी कुव्वत से दीवार से टकराएं तो सही, निशाने पर तो लगे। इसके लिए मंजनेकों का ऊंची जगह होना बहुत जरूरी था, मगर शहर के करीब तरीन कोई ऐसी ऊंची जगह थी ही नहीं। सिकंदर आजम ने इसका एक हल निकाला। उनके हुक्म पर यूनानी फौज ने शहर के चारों तरफ मट्टी के ढेर लगाकर छोटी छोटी पहाड़ियां सी बना दी, जो दीवार के बराबर बुलंद थी। फिर इन पहाड़ियों पर मंजनेके कैटापुल्ट्स नस्ब करके दीवारों पर इतना शदीद पथराव किया गया कि ये दीवारें कई जगहों से टूट गई। इसके बाद चारों तरफ से यूनानी फौज शहर में दाखिल हो गई और उसका अंजाम भी वही हुआ जो सोवर का, टायर का हुआ था, यानी इसे तबाह बर्बाद कर दिया गया, इसके शहरियों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। अब मिस्र की बारी थी, लेकिन दोस्तों मिस्र में जो कुछ हुआ उसने सिकंदर आजम को हैरान कर दिया। माइक्यूरस फैलोस मिस्र गो के ईरानी एम्पायर का हिस्सा तो था, लेकिन वहां के लोग ईरानियों के गुलामी से तंग आ चुके थे। जब सिकंदर यूनानी मिस्र में दाखिल हुए तो मिस्रियों ने उनका इस्तकबाल यूं किया गोया वो उनके निजात दहिंदा हैं, उनके लिए सेवियर बन के आए हैं। मिस्र के हर शहर ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। सिकंदर आजम जहां जाते लोग उन पर फूल फेंकते और उनके हक में नारे लगाते। अलेक्जेंडर द ग्रेट को मिस्र के कदीम दारुल हुकूमत मेम्फिस, जिसका अरबी नाम मनफ था, वहां ले जाया गया, जो मौजूदा काहिरा के करीबी वाक़या था। यहाँ मुकामी मजहबी रहनुमाओं ने उन्हें कदीम मिस्री हुक्मरानों फिरौनों जैसा लिबास पहनाया और उनके सर पर ताज भी वही रखा जो फिरौन इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह सिकंदर आजम मिस्र के फिरौन बन गए और इस हैसियत में वो मिस्री देवता रा यानी सूरज के बेटे भी करार पाए। उन्होंने बहीरे रोम के मिस्री साहिल पर अपने नाम से एक शहर अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया भी जिसे कहा जाता है वो आबाद किया। इसी शहर में फिर सिकंदर आजम के जानशीनों ने बहरी जहाजों की रहनुमाई के लिए एक टावर या एक लाइट हाउस तामीर किया, जो दुनिया के 7 अजायबात
7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड में शामिल है। मिस्र में क्याम के दौरान सिकंदर आजम को अपने मुतालिक तीसरी बिशारत भी मिली। दोस्तों, सिकंदर आजम के मुतालिक ऐसी लेजेंड्स भी मशहूर थी कि उनके असल वालिद देवता जियोस थे, शाह फिलिप II नहीं। सिकंदर आजम को भी अपने देवताओं की औलाद होने का यकीन था और वो इस यकीन को कंफर्म करना चाहते थे। इसके लिए वो एक ऐसे मंदिर में गए जो मिस्रियों के लिए वैसा ही मुकद्दस था जैसा कि यूनानियों के लिए ओरेकल ऑफ डेल्फी। मिस्र के मगरबी सहरा में सिवा नाम का एक नखलिस्तान है। यहाँ एक मंदिर था जिसे टेंपल ऑफ आमून या आमोन का मबक कहते थे। आमोन देवता मिस्री देवमाला इजिप्शियन मैथोलॉजी में यूनानी देवता ज़्यूस का हमपल्ला था, बल्कि यूनानी लोग इन दोनों देवताओं को एक ही समझते थे। यही वजह थी कि सिकंदर आजम भी इस मंदिर में गए और इसके बड़े पुजारी से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन मंदिर से निकलने के बाद सिकंदर आजम बहुत मुतमईन और खुश थे। यह भी कहा जाता है कि पुरोहित ने उन्हें यह कंफर्म कर दिया था कि वो देवताओं की औलाद हैं, फिलिप II की नहीं। अलेक्जेंडर द ग्रेट को ओरेकल ऑफ डेल्फी, फिर गॉर्डन में रथ को खोलने के वाक़े और उसके बाद आमोन के मंदिर से भी खुशखबरियों पर खुशखबरियां मिल रही थी। यानी अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो हर सूरत कामयाब होंगे, नाकामी का मुंह वो कभी नहीं देखेंगे। सो उन्होंने बेफिक्र होकर दारियोस III से फैसलाकुन जंग की तैयारी शुरू कर दी। इस जंग के जरिए वो ईरानी एम्पायर का बाकी हिस्सा भी, जिसमें कि इराक से बलूचिस्तान तक के इलाके शामिल थे, इन सबको फतह कर लेना चाहते थे। सिकंदर यूनानी, जो खुद को अब पेशगोइयों के मुताबिक नाकाबिले शिकस्त समझ चुके थे, उनके साथ इस बाकी ईरान में क्या हुआ। 333 BCE में द बैटल ऑफ एसूस की शिकस्त के बाद ईरानी एम्पायर का आधा हिस्सा छिन चुका था। मौजूदा तुर्की, शाम, लिबनान, फलस्तीन और मिस्र पर सिकंदर यूनानी का कब्जा हो गया था। लेकिन इराक से लेकर बलूचिस्तान तक अब भी ईरानी हखामनशी एम्पायर कायम थी। इसके शहंशाह दारियोस III बाबुल में बैठकर अलेक्जेंडर से दो हाथ करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सल्तनत के हर गोशे से फौजें बुलवा ली थी, हत्ता के हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से भी हाथी और घोड़सवार दस्ते आ चुके थे। शहंशाह ने कई बार सिकंदर यूनानी को सुलह की पेशकश के पैगाम भी भेजे, लेकिन अलेक्जेंडर ने हर दफा मुस्तरद कर दिए। 331 BCE में सिकंदर आजम अपनी फौज के साथ शाम के रास्ते इराक में दाखिल हो गए। ईरानी शहंशाह को भी इस पेशकदमी की, अलेक्जेंडर के आने की खबर हो गई थी। उन्होंने भी अपनी फौज के साथ पेशकदमी की। सितंबर के आखिर तक दोनों फौजें दरियाए दजला के पार मौजूद इराकी शहर एरबिल के करीब पहुंच चुकी थी। यूनानी फौज की तादाद 47,000 थी, जबकि ईरानी फौज की तादाद 53,000 से 1 लाख के दरमियान में थी। दारियोस ईरानी और सिकंदर यूनानी दोनों जानते थे कि ये फैसलाकुन मार्का है। हारने वाले के पास ना सल्तनत रहेगी और ना जिंदगी। इसलिए दोनों ने अपनी पूरी ताकत और सारा तजुर्बा, सारा जंगी एक्सपीरियंस इसी जंग में झोंक दिया। ईरानी शहंशाह ने बैटल ऑफ एसोस में अपनी शिकस्त से बहुत कुछ सीखा था। वो समझ गए थे कि मैदान जंग के इंतखाब और फौज की सफबंदी में उनसे कुछ गलतियां बहरहाल हुई हैं। उन्होंने तय कर दिया था कि इस बार वो कोई गलती नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन को इस बार वो अपनी मर्जी के मैदान में अपनी चॉइस के हथियारों से हराएंगे। उनकी ये स्ट्रेटजी किस हद तक कामयाब रही। 1 अक्टूबर 331 BCE के रोज एरबिल के करीब गोगामेला के मैदान में ईरानी और यूनानी फौजें आमने सामने खड़ी थी। इस मैदान जंग का इंतखाब ईरानी शहंशाह ने किया था। ये खुला मैदान था जिसके दाएं बाएं बहुत फासले पर छोटी छोटी पहाड़ियां मौजूद थी। इस मैदान में जो थोड़े बहुत दरख्त मौजूद थे, उन्हें ईरानियों ने उखाड़ फेंका था और टीलों को जमीन के बराबर कर दिया था। अब उनके घोड़सवार दस्ते यहां बिला रोक टोक पेशकदमी कर सकते थे। दूसरा काम ईरानी शहंशाह ने यह किया था कि अपने दाएं बाएं और दरमियान यानी सेंटर में हर जगह घोड़सवार दस्ते तैनात कर दिए थे। बाएं बाजू की घोड़सवार फौज अफगान इलाके बक्टेरिया से आई थी, जिसकी कमान वहां के ईरानी गवर्नर बिसिस कर रहे थे। दरमियान वाले घोड़सवार दस्तों के पीछे ईरानी पैदल फौज तैनात थी, जबकि इन घोड़सवारों के आगे 15 हिंदुस्तानी हाथी भी खड़े थे।
इन हाथियों के आगे ईरानी शहनशाह का एक ताकतवर और बहुत ही खास हथियार था। इस हथियार को खास तौर पर लंबे नेजों वाले यूनानियों को शिकस्त देने के लिए लाया गया था। इस हथियार का नाम था रथ यानी घोड़ा गाड़ी। ईरानी रथ को आमतौर पर 2 या 4 घोड़े खींचते थे। इन रथों पर तीर अंदाज और नेजा बरदार सिपाही तैनात होते थे। रथों के पहियों के साथ खास तौर पर दोनों तरफ तेज धार वाले लंबे ब्लेड्स लगे हुए थे जो इसे एक खौफनाक हथियार में बदल देते थे। जंग के मौके पर ये रथ दुश्मन की सफों में घुस जाते थे, जबकि दोनों तरफ लगे हुए लंबे ब्लेड्स दुश्मन की सफों को चीरते हुए रास्ता बनाते थे। इस तरह रथ के हमले से दुश्मन की सफों में दरार पड़ जाती थी, गैप बन जाते थे। इनमें फिर ईरानी घुड़सवार या पैदल दस्ते आसानी से दाखिल होकर दुश्मन का सफाया कर सकते थे। ईरानियों के पास ऐसे 200 रथ थे, 200 चैरियट्स थे। इनके बलबूते पर ईरानी शहनशाह को बहुत एतमाद था कि ये रथ दुश्मन के परखचे तो उड़ा ही देंगे। शहनशाह के पीछे काफी फासले पर हजारों रिजर्व ईरानी भी तैनात थे। तो इस तरह दोस्तों, तादाद, हथियारों और मैदान जंग तीनों मामलों में ईरानियों को यूनानी फौज पर ये बर्तरी शुरू हुई से हासिल थी कि मैदान जंग और हथियार सब उनकी मर्जी के थे, उनके मतलब के थे। और आप शुरू में जान चुके हैं कि सिकंदर आजम की फौज इनसे कम थी। सिकंदर यूनानी भी ये सब देखकर भांप चुके थे कि दुश्मन के साथ अब अगर रवायती तरीके से जंग लड़ी गई तो बहुत महंगी पड़ेगी। चुनाचे उन्होंने एक शातिर कमांडर की तरह अपनी हर चाल बदल ली और गैर रवायती तरीके से जंग लड़ने का फैसला किया। बैटल ऑफ आइसस की तरह इस बार भी उनकी सारी हिकमत अमली का मरकजी नुक्ता वही था कि किसी तरह शहनशाह दारियुस III को घेर लिया जाए, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं तो ईरानी फौज जाहिर है भाग खड़ी होगी, जैसे इससे पहले आइसिस की जंग में भाग खड़ी हुई थी। ईरानियों के मुकाबले में अलेक्जेंडर ने अपनी फोर्सेस की सफबंदी यूं की कि अपनी फौज के बाएं बाजू पर घुड़सवार दस्ते तैनात किए, लेकिन उन्हें कतार में खड़ा करने के बजाय एक कमान की शक्ल में खड़ा किया, जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं। इस कमान के दाएं तरफ फौज के सेंटर में पैदल दस्ते तैनात थे। सेंटर के साथ दाएं साइड पर भी घुड़सवार दस्तों को एक कमान की शक्ल ही में खड़ा किया गया। इस दाएं साइड वाली फोर्स को सिकंदर यूनानी खुद लीड कर रहे थे। मजमूई तौर पर यह सफबंदी कुछ यूं थी कि जैसे लोहे की एक लंबी सलाख हो जिसके सिरे अंदर की तरफ मुड़े हुए हों। सेंटर वाली यूनानी पैदल फौज के पीछे 7000 फौजियों का एक रिजर्व दस्ता भी खड़ा था। जब सफबंदी मुकम्मल हो गई तो सिकंदर आजम ने अपने प्लान के मुताबिक पहली मूव कर दी। वो दाएं बाजू के अपने घुड़सवार दस्ते और कुछ पैदल सिपाहियों के साथ दुश्मन के अफगान घुड़सवारों के सामने खड़े थे। वो तेजी से अपनी राइट साइड पर चलने लगे, जैसे वो अपनी फौज से बहुत दूर जा रहे हैं। अफगानों के कमांडर वेसेस ने यह सूरत हाल देखी तो वो समझा कि शायद सिकंदर आजम एक लंबा चक्कर काटकर अकब से, पीछे से उसकी फौज पर हमला करने चाहते हैं। चुनाचे उसने भी अपनी फौज को इसी साइड पर यूनानी फौज के मुतवाजी, उनके सामने पैरेलल ही आगे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। यही सिकंदर यूनानी का प्लान था। ईरानी फौज का एक बाजू इस वजह से कटकर अब अपनी फौज से दूर जा रहा था और दरमियान में एक गैप बन रहा था जिससे अलेक्जेंडर की फौज किसी भी वक्त ईरानी शहनशाह पर हमलावर अब हो सकती थी। जब सिकंदर आजम और उसके मुकाबले में ईरानी फौज का एक हिस्सा जो कि उसको फॉलो कर रहा था, ये दोनों मैदान जंग में काफी दूर जा चुके थे, तो उस वक्त ईरानी शहनशाह ने भी अपनी मूव कर दी। उन्होंने अपने खतरनाक तरीन हथियार यानी रथ आगे बढ़ा दिए। 200 रथ, 200 चैरियट्स अलग अलग कतारों में कुछ कुछ फासलों पर दौड़ते हुए यूनानी फौज के पैदल दस्तों की तरफ बढ़े। यूं लगता था कि वो उन यूनानियों की सफों में घुसकर उनकी फौज को तबाह कर देंगे, सफे उलट देंगे। लेकिन जैसे ही ये रथ करीब पहुंचे, यूनानी फोर्सेस ने एक हैरत अंगेज चाल चली, जो जाहिर है उन्होंने पहले से प्लान की हुई थी। रथ जैसे जैसे यूनानी फौज की सफों में आगे बढ़ते थे, यूनानी फौज वैसे वैसे पीछे हटती जाती थी, यानी रथों को खुद रास्ता दिया जाने लगा था। जो यूनानी सफों में खाली जगह बन गई, जैसे ही रथ इन खाली जगहों पर अंदर तक आए, पैदल यूनानियों में मौजूद तीर अंदाजों ने उन पर तीरों की बरसात कर दी। इसी तरह खाली जगहों के दोनों तरफ खड़े सिपाहियों ने अपने लंबे नेज़े घोड़ों और सिपाहियों के जिस्मों में घोंपना शुरू कर दिए। कई सिपाहियों ने नेज़े रथों के पहियों में घुसाकर उन्हें ही उलट दिया। देखते ही देखते ज्यादातर रथ उलट गए और उनके घोड़े और सिपाही या तो मारे गए या यूनानियों के कब्जे में आ गए। जो दोस्तों ईरानियों का सबसे खतरनाक हथियार बुरी तरह नाकाम हो गया था। रथों के बाद ईरानियों का दूसरा खतरनाक हथियार हाथी थे।
लेकिन तारीख में ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता कि हाथियों ने यूनानी फौज पर कोई बड़ा हमला किया हो। हाँ, बस कुछ पेंटिंग्स हैं जिनमें हाथियों को दिखाया जाता है। हो सकता है हाथी शुरू में वहां मौजूद हो, लेकिन फिर किसी मौके पर उन्हें मैदान जंग से हटाकर ईरानी कैंप्स में भेज दिया गया हो, ऐसा भी मुमकिन है। बहरहाल रथों और हाथियों का खतरा अब ईरानियों की तरफ से यूनानियों के लिए खत्म हो चुका था। सो अब जंग में बहुत तेजी आ गई। ईरानी घुड़सवार दस्तों ने यूनानी फौज के बाएं बाजू वाले घुड़सवारों पर हमला कर दिया। उधर ईरानी सेंटर वाली फौज का दायां हिस्सा भी आगे बढ़ा और सेंटर के सारे घुड़सवारों के साथ यूनानी सेंटर के एक हिस्से पर टूट पड़ा। इस दौरान यूनानी सेंटर वाला दूसरा हिस्सा, जिस पर अभी तक हमला नहीं हुआ था, वो अपने सामने मौजूद ईरानी सेंटर वाले बाकी हिस्से पर, जो अभी तक अपनी पोजीशन पर खड़ा था, उस पर टूट पड़ा। सिकंदर आजम दूर से ये सारा मंजर देख रहे थे। उस वक्त वो मैदान जंग के इख्तिताम तक पहुंच चुके थे, जहां से पहाड़ियां शुरू हो जाती थी। आगे बढ़ने का मजीद कोई रास्ता था नहीं। उस वक्त अफगान घुड़सवारों ने उन पर हमला कर दिया। सिकंदर आजम ने कुछ देर तक तो इन सवारों का मुकाबला किया, लेकिन इसके बाद वो अपने साथ कुछ घुड़सवार दस्तों को लेकर वहां से हट गए, जबकि उनकी बाकी फोर्सेस ने अफगान घुड़सवारों को वहीं पर मसरूफ रखा। सो अपने उन चंद घुड़सवार दस्तों के साथ जो उन्होंने वहां से अलग किए थे, वो ईरान की मरकजी फौज पर जहां दारियोस 3 खड़े थे, वहां हमलावर हो गए। उनकी पैदल फौज का एक हिस्सा पहले ही वहां ईरानी सेंटर से लड़ रहा था। दाईं जानिब से सिकंदर यूनानी ने भी सेंटर पर ही हमला कर दिया। अब एक साइड से यूनानी पैदल फौज और दूसरी साइड से घुड़सवार दस्ते ईरानी फौज पर हमलावर थे। ईरानी फौज आहिस्ता आहिस्ता उनके घेरे में आने लगी थी। यूनानी फोर्सेस ने मुसलसल दबाव डालकर ईरानी फौज को इतना पीछे धकेल दिया कि होते होते लड़ाई दारियोस 3 ईरानी शहंशाह की पोजीशन के करीब होने लगी। चंद मिनट ही में यूनानी घुड़सवार दस्ते दारियोस 3 के इंतहाई करीब आ गए, जबकि दूसरी तरफ दाएं तरफ लड़ने वाले अफगानों के कमांडर बेसिस को भी गलतफहमी हो गई कि शायद अलेक्जेंडर पलटकर उसके घुड़सवारों पर पीछे से हमला करने वाले हैं। चुनाचे उसने अपने दस्तों को रिट्रीट का सिग्नल दे दिया। यूं अफगान घुड़सवार मैदान जंग से भाग खड़े हुए, लेकिन उन्होंने बड़े डिसिप्लिन के साथ रिट्रीट किया। बहुत ज्यादा बिखरे नहीं, लेकिन फिर भी वो मैदान जंग में अपनी बाकी फौज की, दारियोस 3 की कोई मदद नहीं कर सकते थे। मतलब ये कि इधर दाएं बाजू पर यूनानियों को फतह मिल गई थी, तो दूसरी तरफ सेंटर में भी हालात उन्हीं के हक में थे। दारियोस 3 यूनानियों के घेरे में बुरी तरह आने वाले थे। अब ये वो वक्त था जब दारियोस 3 यानी शहंशाह ने पीछे रिजर्व में खड़े अपने दस्तों को बुलाकर जंग का पासा पलटने के बारे में सोचा। वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन शायद ये दस्ते काफी दूर खड़े थे। ईरानी शहंशाह के पास इतना वक्त ही नहीं था कि उन्हें बुला सकते। दुश्मन सर पर आ चुका था। एक मौके पर उन्होंने अपने दिफा के लिए तलवार भी निकाल ली कि दुश्मन करीब आए तो वो मरे और लड़कर मरे। लेकिन फिर किसी वफादार के समझाने पर या खुद ही हालात की संगीनी को भांपकर उन्होंने अचानक अपने रथ का रुख मोड़ा और एक बार फिर मैदान जंग से भागने की कोशिश की। ग्रीक हिस्टोरियन प्लूटार्क के मुताबिक उनके गिर्द लाशों का इतना ढेर लगा हुआ था कि रथ के घोड़े भटक गए और रथ चलाने वाले भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सके। शहंशाह घबराकर रथ से उतरे और एक घोड़ी पर बैठकर फरार हो गए। उन्हें भागते देखकर रिजर्व में खड़े ईरानी सिपाही भी भाग गए। फिर वही हुआ जो बैटल ऑफ एसस में हुआ था। जैसे जैसे शहंशाह के फरार की खबर फैलती गई, वैसे वैसे ईरानी फौज भागती चली गई। सेंटर वाली तमाम ईरानी फौज तो भाग गई। लेकिन दोस्तों, इस सारी लड़ाई में यूनानी फोर्स के बाएं हाथ पर जो ईरानी फौज लड़ रही थी, वो पसपा नहीं हुई, बल्कि ये फौज वहां यूनानियों पर हावी हो रही थी। उन्होंने 3 अतराफ से अलेक्जेंडर के घुड़सवारों को घेर लिया था। हत्ता कि फौज के कुछ हिंदुस्तानी दस्तों ने तो यूनानी फोर्स को बाईपास करके फौज के पीछे मौजूद यूनानी कैंप पर हमला कर दिया था। वो कैंप में लूटमार कर रहे थे। यूनानी घुड़सवार दस्तों के कमांडर ने सूरत हाल बिगड़ती देखी तो एक सवार को दौड़ाया कि वो सिकंदर आजम से जाकर मदद की अपील करें। सिकंदर यूनानी तब ईरानी शहंशाह के ताकुब में रवाना होने ही वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनके कमांडर ने उन्हें पैगाम पहुंचा दिया। सिकंदर ने अपने घोड़े को मोड़ा और अपनी तमाम दस्तयाब घुड़सवार फौज के साथ अपनी फंसी हुई यूनानी फौज की मदद के लिए निकल पड़े। ताहम उनके पहुंचने से पहले ही यूनानियों पर हमलावर ईरानी फरार हो चुके थे। दोस्तों, द बैटल ऑफ गोगामेला सिकंदर आजम ने जीत ली थी। अब वो पूरी खामोशी एम्पायर के बादशाह बन चुके थे, लेकिन शिकस्त खुर्दा ईरानी शहंशाह दारियोस 3 हार मानने वाले नहीं थे। वो फौरी तौर पर गोगामेला से कुछ फासले पर मौजूद इराकी शहर एरबिल पहुंचे।
यहाँ उनकी फौज के भागे हुए बहुत से दस्ते और कमांडर बेसिस भी अपने अफगान घुड़सवारों के साथ शहनशाह के साथ ही आ मिले। यहाँ से ये सारी फोर्स फिर अफगानिस्तान की तरफ चली गई ताकि सिकंदर आजम से जरा फासले पर रह के एक नई फौज तैयार की जा सके और फिर वापस आकर मुकाबला किया जाए। जब ईरानी शहनशाह अफगानिस्तान जा रहे थे तो सिकंदर आजम बहरहाल उनके ताकुब में तो थे, मगर उनका ताकुब काफी सुस्त था, क्योंकि अलेक्जेंडर ने रास्ते में बाकी ईरानी शहरों को भी फतह करना था, वरना ऐसा मुमकिन था कि इन शहरों से फोर्सेस निकलती और सिकंदर आजम को पीछे से ला लेती। सो सबसे पहले वो अकाबंशी एम्पायर, अकबरीद एम्पायर के दारुल हुकूमत बाबुल में दाखिल हुए और इसे अपना हेडक्वार्टर बना लिया। फिर वो दूसरे मरकजी शहर सोसा पर भी काबिज हो गए। उनका अगला टारगेट ईरान का कदीम दारुल हुकूमत परसिपोलिस था, जिसकी बाकियात आज भी ईरानी शहर शिराज से 61 किलोमीटर शुमाल में 61 किलोमीटर नॉर्थ की साइड पर मौजूद है। शहर के दिफा के लिए तकरीबन 27,000 की फौज मौजूद थी। परसिपोलिस का रास्ता तंग पहाड़ी दर्रों से गुजरता था। इन दर्रों में से एक अहम दर्रे में ईरानी फौज ने काफी बुलंदी पर पोजीशन ले ली। यूनानी फौज ने जब इस दर्रे में दाखिल होने की कोशिश की तो ईरानियों ने उन पर तीरों और पत्थरों की बारिश करके उन्हें पसपा होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस दौरान यूनानियों ने किसी तरह चंद ईरानी सिपाहियों को कैदी बना लिया था। इनमें से एक कैदी ग्रीक फोर्सेस का गाइड बन गया, यूनानियों का गाइड बन गया। उसकी मदद से सिकंदर आजम अपनी आधी फौज के साथ एक पहाड़ी रास्ते से चक्कर काटकर दुश्मन के पीछे अकब में पहुंच गए। उनकी बाकी आधी फौज दुश्मन के सामने ही पोजीशन लिए हुए थी। पीछे आकर सिकंदर आजम ने भरपूर हमला कर दिया। ईरानियों के सामने मौजूद यूनानी फौज भी उन पर हमलावर हो गई। इस तरह ईरानी फौज दो फोर्सेस के दरमियान फंसकर बुरी तरह तबाह हो गई। 27,000 में से बमुश्किल 700-800 फौजी ही जान बचाकर भागने में कामयाब हुए। इस लड़ाई को बैटल ऑफ द पर्शियन गेट कहा जाता है। इस फतह के बाद परसिपोलिस पर भी यूनानियों का कब्जा हो गया। परसिपोलिस में यूनानी फौज ने बेपनाह लूट मार मचाई। सिकंदर यूनानी ने अपने सिपाहियों को ये खुला अख्तियार दे दिया था कि वो हर बालिग अडल्ट ईरानी मर्द को कत्ल कर सकते थे और घरों को लूट सकते थे। फौजियों ने ये अहकामात मिलते ही शहर में कत्लो गारत का बाजार गर्म कर दिया। हर घर को बेदर्दी से लूटा गया। सोने चांदी के अलावा कीमती तस्वीर, मुजस्समे और बर्तन भी तोड़कर उनमें से सोना चांदी या हीरे जवाहरात तलाश करने की कोशिश जारी रही। कई जगहों पर तो लूट मार के मामले पर यूनानी सिपाहियों में आपस में भी लड़ाइयां और कत्लो गारत हुई, जो कि उस दौर में एक आम बात थी। प्लूटार्क के मुताबिक परसिपोलिस से इतना माल लूटा गया कि इसे 4000 खच्चरों और 500 ऊंटों पर लाद दिया गया। कुछ अरसे बाद अलेक्जेंडर ने इस खूबसूरत शहर को जलाकर राख कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि कहीं ये शहर उनके इक़्तिदार के खिलाफ ईरानी मुज़ाहमत की अलामत न बन जाए। परसिपोलिस ईरानियों के लिए बड़ा मुकद्दस शहर था। यहाँ बड़ी बड़ी इबादतगाहें और शानदार महल्लात थे। इसे ईरानियों की अजीम सियासी और मजहबी ताकत की अलामत भी समझा जाता था। इसलिए ये यूनानी कब्जे के खिलाफ बड़ी आसानी से बगावत का मरकज बन सकता था। परसिपोलिस की तबाही का आगाज दोस्तों एक साबिक ईरानी शहनशाह ज़रक्सस अव्वल के महल को गिराने से हुआ, जिसने माजी में यूनान पर बड़ा हमला किया था। सबसे पहले अलेक्जेंडर ने एक जलती हुई मशल इस महल में फेंकी, जिससे इमारत में आग लग गई। फिर यूनानी फौज ने इर्द गिर्द की इमारतों को भी जलाना शुरू कर दिया। यूं कुछ ही देर में यह तारीखी शहर खंडर बन गया। इसके बाद सिकंदर आजम अफगानिस्तान की तरफ बढ़े, जहां उनके इतलात के मुताबिक दारियुस III अब जा रहे थे। इस दौरान दोस्तों ये हुआ कि कमांडर बेसिस ने, जो कि ईरानी शहनशाह के साथ थे, उन्होंने बगावत करके ईरानी शहनशाह को गिरफ्तार कर लिया और खुद ईरान के शहनशाह होने का ऐलान कर दिया। अब वो कैदी शहनशाह दारियुस III को लेकर शुमाली अफगानिस्तान की तरफ चल रहे थे, जहां के वो गवर्नर भी थे। बेसिस ने दारियुस III को जंजीरों में जकड़कर एक छकड़े में बिठा दिया था। छकड़े के गिर्द एक कपड़ा लपेट दिया गया था ताकि शहनशाह काफिले के बाकी लोगों की नजरों से ओझल रहे। उधर सिकंदर आजम भी बेसिस के शहनशाह बनने के दावे और दीगर इकदामात से बाखबर हो चुके थे। उन्होंने बेसिस और दारियुस का ताकुब जारी रखा। इस ताकुब के दौरान अलेक्जेंडर ने जो रूट इख्तियार किया वो आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। चंद रोज में दोस्तों सैकड़ों मील का सफर तय करते हुए सिकंदर यूनानी आखिरकार इस काफिले तक पहुंच ही गए। मगरबी अफगानिस्तान के नजदीक ही किसी जगह उन्होंने इस काफिले पर हमला बोल दिया, लेकिन उनके आने से पहले ही एक ट्रेजेडी हो चुकी।
सिकंदर आजम अपना घोड़ा दौड़ाते हुए दुश्मन के कैंप में दाखिल हुए। उन्हें दारियोस III और बेसिस की तलाश थी। बेसिस तो सिकंदर आजम के पहुंचने से पहले ही अपनी फौज के साथ फरार हो गए थे, लेकिन यूनानी सिपाहियों ने दारियोस III को ढूंढ निकाला, मगर अफसोस साबिक ईरानी शहंशाह जिंदा उनके हाथ नहीं आए। जब सिपाही उन तक पहुंचे तो वो मर चुके थे। बेसिस ने फरार से पहले उनके जिस्म को नेजों से छेद दिया था, लेकिन सिकंदर आजम के लिए अहम खबर ये थी कि दारियोस III ने मुबैना तौर पर अपने आखिरी लम्हात में उनकी अताअत कबूल कर ली थी। सिकंदर आजम को इसकी इत्तला कर दी गई थी। वो दारियोस III की लाश के पास आए, अपना चौका उतार कर लाश पर डाल दिया और अफसोस का इजहार किया। इसके बाद दारियोस III की आखिरी रसूमात भी उन्होंने अदा करवाई। इसके बाद दोस्तों अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी फौज के साथ बेसिस के ताक़ुब में अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। वो मगरबी अफगानिस्तान से जुनूब की तरफ साउथ में आए और कंधार शहर की बुनियाद रखी। इसके बाद वो शुमाल की तरफ चले और अफगान इलाके बक्टरिया पहुंच गए। उन्होंने बक्टरिया का दारुल हुकूमत बल्ख भी बगैर किसी मुज़ाहमत के फतह कर लिया। तवील ताक़ुब के बाद आखिर बेसिस भी उनकी कैद में आ गए। इन्हें 2 दरख्तों के दरमियान में बांध कर चीर दिया गया। इसके बाद सिकंदर आजम काफी अरसे तक शुमाली अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के इलाकों में मुकामी लोगों की बगावतें वगैरह कुचलते रहे। उन्होंने एक अफगान सरदार की बेटी रुखसाना से शादी भी कर ली और बहुत से अफगान सरदारों को अपना दोस्त बनाकर आखिरकार बगावत को काफी हद तक खत्म ही कर दिया। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की मुहम्मात से फारिग होकर सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान पर तवज्जो दी। गालबन 327 BCE में वो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए। पहले स्वात पर उन्होंने कब्जा किया, फिर पंजाब की तरफ बढ़े, लेकिन पंजाब में उन्हें एक ऐसे हुक्मरान से वास्ता पड़ा जिसने उन्हें हैरान कर दिया। ये हुक्मरान राजा पोरस था। इससे सिकंदर आजम की वो आखिरी बड़ी जंग हुई जिसकी कहानी हम आपको सिकंदर आजम की अगली आखिरी किस्त में दिखाएंगे। 326 BCE में सिकंदर यूनानी की अंपायर यूरोप से एशिया तक फैल चुकी थी। वो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान तक आ चुके थे और यहाँ से आगे हिंदुस्तान की मुकम्मल फतह ही उनका मिशन था। वो आगे बढ़े और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा का रीजन फतह करने के बाद अटक की तरफ से दरिया सिंध अबूर करके पंजाब में दाखिल हो गए। सामने दरिया सिंध और जेहलम के दरमियानी इलाके में टैक्सला या तक्षला की सल्तनत थी। इस सल्तनत के राजा अंभी ने सिकंदर यूनानी की अताअत कबूल कर ली थी। यहाँ तक अलेक्जेंडर के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इससे आगे उनकी रफ्तार को जेहलम और चन्नाब के दरमियानी इलाके के हुक्मरान राजा पोरस ने ब्रेक लगा दी। राजा पोरस ने सिकंदर आजम के सामने झुकने या उन्हें रास्ता देने से इनकार कर दिया। तो अब सूरत हाल ये हुई कि राजा पोरस हिंदुस्तान और सिकंदर यूनानी के दरमियान दीवार की तरह हायल हो गए। इन्हें शिकस्त दिए बगैर अलेक्जेंडर की फौज हिंदुस्तान में आगे नहीं बढ़ सकती थी। यूनानी कमांडर ने उन्हें पैगाम भेजा कि दरिया जेहलम के किनारे आकर मुझसे मिलो और सर झुका दो। राजा पोरस ने जवाब भेजा कि हाँ, मैं दरिया के किनारे आ तो रहा हूँ, लेकिन अपनी फौज और हथियारों के साथ। सिकंदर आजम समझ गए कि हिंदुस्तान फतह करने का ख्वाब राजा पोरस को शिकस्त दिए बगैर मुमकिन ही नहीं। चुनाचे 326 BCE में दरिया जेहलम के मगरबी किनारे पर हरणपुर के इलाके में यूनानी फौज पैमाजन हो गई, जबकि दरिया के मशरकी किनारे पर राजा पोरस अपनी फौज के साथ आन मौजूद हुए। ये दोस्तों मानसून का मौसम था और तूफानी बारिशों की वजह से दरिया जेहलम बिखरा हुआ था। सिकंदर यूनानी के लिए जेहलम को अबूर करना एक चैलेंज बन चुका था, तो क्या उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया? राजा पोरस ने सिकंदर यूनानी की यलगार को रोका, तो रोका कैसे? अलेक्जेंडर जेहलम की जंग के लिए जो लश्कर लाए थे उसमें तकरीबन 40,000 पैदल सिपाही, 40,000 इन्फेंट्री, 7,000 घुड़सवार यानी 7,000 कैवलरी शामिल थी। इसके अलावा उनके इत्तेहादी टैक्सला के राजा अंभी ने भी 5,000 हिंदुस्तानी सिपाही सिकंदर की मदद के लिए साथ भेजे थे। इन सबको मिलाकर यूनानी फौज की तादाद 52,000 हो चुकी थी। इस फौज के मुकाबले में राजा पोरस के पास, जेहलम के राजा के पास 35,000 पैदल यानी इन्फेंट्री थी, 4,000 घुड़सवार यानी कैवलरी थी। इसके अलावा उनके पास कम से कम 130 हाथी और 300 रथ यानी चैरियट्स भी मौजूद थे। ये तमाम फौज मिलाकर 50,000 के करीब बनती थी, यानी मामूली फर्क से सिकंदर आजम की फौज राजा पोरस से ज्यादा थी। यहाँ राजा पोरस को एक एडवांटेज ये हासिल था कि मानसून की बारिशों ने दरिया जेहलम को आर्जी तौर पर यूनानी फौज के लिए नाकाबिले अबूर बना दिया था, जिसकी वजह से राजा पोरस के पास अपनी फौजी हिकमत अमली तरतीब देने का काफी वक्त मौजूद था।
सो राजा पोरस ने अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द मीलों दूर तक छोटी छोटी चौकियां कायम कर दी। इन चौकियों में तैनात हिंदुस्तानी सिपाही 24 घंटे यूनानी फौज पर नजर रखे हुए थे। इसके अलावा हिंदुस्तानी घुड़सवार दस्ते दरिया के साथ साथ पेट्रोलिंग भी करते रहते थे ताकि कहीं से भी दुश्मन दरिया पार करना चाहे तो उसे रोका जा सके। राजा पोरस ने एक और इंतजाम ये किया था कि अपने हाथी दरिया के साथ यूनानी फौज के बिल्कुल सामने तैनात कर दिए थे। ये दो हैकल जानवर जब इधर उधर चलते फिरते और चिंगारते तो दरिया के दूसरी तरफ यूनानी फौज के घोड़े खौफजदा होकर बेधकने लगते। सिकंदर आजम को यकीन हो चला था कि अगर उन्होंने इन हाथियों की मौजूदगी में दरिया अबूर करने की कोशिश की तो उनके घुड़सवार दस्ते तबाह हो जाएंगे। लेकिन किसी भी सूरत आगे बढ़ने के लिए अलेक्जेंडर को दरिया झेलम तो अबूर करना ही करना था और इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी तादाद में मजबूत किस्म की कश्तियां भी चाहिए थी। मगर मसला ये था कि वो अपनी कश्तियां अटक के करीब ही कुछ सिपाहियों के साथ दरिया सिंध में छोड़ आए थे। सो इसका हल ये निकाला गया कि उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन कश्तियों को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर बैलगाड़ियों पर लाद कर झेलम के किनारे ले आया जाए। सो ले आई गई। यहाँ इन पार्ट्स को दोबारा जोड़ा गया और कश्तियों को मुकम्मल कर लिया गया। लेकिन मसला फिर वही था कि राजा पोरस की फौज की मौजूदगी में, हाथियों की मौजूदगी में दरिया अबूर नहीं हो सकता था और अगर यूनानी फौज अपना कैंप छोड़कर किसी और जगह से दरिया अबूर करने की कोशिश करती तो हिंदुस्तानी फौज भी वहां साथ साथ पहुंच सकती थी। सो दरिया अबूर करने का सिर्फ एक तरीका था कि राजा पोरस को यह धोखा दे दिया जाए कि ग्रीक आर्मी मानसून खत्म होने तक दरिया अबूर नहीं करेगी, यहीं रहेगी और फिर इस दौरान किसी ऐसी जगह से चुपके से जहां हिंदुस्तानी फौज ना पहुंच सके, मौजूद ना हो, वहां से दरिया झेलम पार कर लिया जाए। सिकंदर यूनानी ने इस तरीके पर अमल करने का प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने हुक्म जारी किया कि यूनानी फौजी दस्ते दरिया के किनारे खड़े होकर हर रोज ऐसा तासुर दें जैसे वो दरिया अबूर करने ही वाले हैं। इस हुक्म के बाद से दोस्तों यूनानी घुड़सवार दस्ते और पैदल सिपाही रोजाना दरिया के किनारे खड़े हो जाते, जंग के नक्कारे बजाते, बुलंदो बांग नारे लगाते, ऐसा तासुर देते कि बस वो अभी दरिया में कूद पड़ेंगे और हमला शुरू हो जाएगा। ऐसा मंजर देखकर हिंदुस्तानी फौज के सिपाही भी जवाब में अपनी सफबंदी शुरू कर लेते। लेकिन होता ये कि काफी देर बाद यूनानी फोर्सेस तो अपने कैंप में लौट जाती और हिंदुस्तानी सिपाहियों को भी फिर थक हार कर पीछे हटना पड़ता। रोजाना की इस बेफायदा मश्क से हिंदुस्तानी सिपाही आहिस्ता आहिस्ता तंग आने लगे। दूसरी तरफ सिकंदर आजम के हुक्म पर यूनानी घुड़सवार दस्तों ने मगरबी किनारे पर मुख्तलिफ देहात वगैरह से खुराक के जखीरे भी जमा करने शुरू कर दिए थे। जो हिंदुस्तानी सवार यानी राजा पोरस के साथी दरिया के किनारे पर पेट्रोलिंग किया करते थे वो रोज देखते कि खुराक से लदे हुए चकड़ों के चकड़े यूनानी कैंप में पहुंच रहे हैं। इन रिपोर्ट से पोरस के सभी जनरल्स ये समझने लगे कि दुश्मन मानसून के लिए खुराक जमा कर रहा है। इसका मतलब उन्होंने ये निकाला कि वो बारिशों का मौसम गुजरने से पहले हमला नहीं करेंगे। यानी ये जो रोज रोज की सफबंदी हो रही है ये हमें सिर्फ तंग करने के लिए है। दरअसल यूनानी फौज तो अपना खुराक और पानी का सामान जमा कर रही है। चुनाचे राजा पोरस ने अपनी फौज को रोजाना अलर्ट होने से सफबंदी करने से रोक दिया। मगर यूनानी उसी तरह रोज निकलते रहे, नकारे बजाते रहे और शाम से पहले वापस जाने की एक्टिंग करते रहे। इसके मुकाबले में दोस्तों हिंदुस्तानी फौज, राजा पोरस की फौज अब जरा भी अलर्ट नहीं होती थी। फिर एक और तब्दीली ये आई कि दरिया के किनारे पेट्रोलिंग करने वाले पोरस के सिपाही और उनकी चौकियां भी गाफिल होने लगी। सबको यकीन था कि जंग में अभी बहुत देर है, खामखा खुद को रोज थकाने का कोई फायदा नहीं। उनका प्लान अब कामयाब हो रहा था। चुनाचे ग्रीक कमांडर्स ने झेलम को अब एक और तरफ से क्रॉस करने की प्लानिंग बाकायदा शुरू कर दी। मैक्यूरस फैलोज के अंदर यूनानी के घुड़सवार दस्तों ने दरिया के साथ साथ सफर करना और किसी बेहतर मुकाम की तलाश करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कैंप से 27 किलोमीटर दूर एक ऐसा मुकाम ढूंढ निकाला जहां दरिया झेलम के अंदर एक जजीरा था। इस जजीरे के दोनों जानिब दरिया का पार्ट बहुत कम चौड़ा था, गहराई भी ज्यादा नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह कि जजीरे पर और दरिया के मगरबी किनारे पर यानी यूनानियों वाली साइड पर एक घना जंगल था। यह जंगल यूनानी फौज को हिंदुस्तानियों की नजरों से छुपाने के लिए काफी था। सिकंदर यूनानी का प्लान धीरे धीरे कामयाब हो रहा था। राजा पोरस अपनी जगह मुतमईन हो रहे थे कि हमला मानसून के बाद ही होगा। पोरस की फौज भी ज्यादा अलर्ट अब नहीं रही थी। तो एक रात सिकंदर आजम ने अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। उन्होंने अपना शाही खैमा दरिया के करीब ऐसी जगह नस्ब कर दिया जहां से मशरकी किनारे पर मौजूद हिंदुस्तानी फौजी उसे बासानी देख सकते थे। खैमे के बाहर फौजी भी तैनात कर दिए गए ताकि देखने वाले को लगे कि यूनानी बादशाह अंदर ही मौजूद है। इसके बाद उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो कैंप में मामूल के मुताबिक आग के अलाव रोशन करें जिनसे दुश्मन को यही तासुर मिले कि पूरी यूनानी फौज कैंप में ही मौजूद है, कहीं नहीं गई। ये सारे इंतजाम करने के बाद उन्होंने 5000 घुड़सवार दस्तों और 10,000 पैदल सिपाहियों को साथ लिया और उस जजीरे की तरफ 27 किलोमीटर इधर चल पड़े जहां से दरिया उन्होंने अबूर करने की प्लानिंग की थी। जल्द ही यूनानी फौज अपनी मंजिल पर पहुंच गई, यानी उस जजीरे के पास पहुंच गई। यूनानियों ने अपनी कश्तियां पहले ही जजीरे के पास मौजूद जंगल में छुपा दी थी। अब सिकंदर आजम के हुक्म पर ये कश्तियां दरिया में डाल दी गई और यूनानी फौज इन कश्तियों के जरिए दरिया अबूर करने लगी। कुछ ही घंटों में साथियों ज्यादातर यूनानी फौज और खास तौर पर घुड़सवार दस्ते दरिया अबूर कर चुके थे। सिकंदर आजम ने फौरी तौर पर अपनी घुड़सवार फौज को राजा पोरस की फोर्सेस की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। घुड़सवार आगे बढ़े लेकिन उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा। उनके सामने एक और बिखरा हुआ दरिया खड़ा था। यूनानी सिपाहियों को समझ नहीं आ रही थी कि ये दूसरा दरिया कहां से आ गया, क्या वो रास्ता भटक गए हैं। जंग में दोस्तों आप जानते हैं कि अंदाजे की, कैलकुलेशन की मामूली सी गलती भी 5 साल पलट दिया करती है। यूनानी भी इसीलिए सख्त परेशान थे।
انہوں نے تھوڑی سی بھاگ دوڑ کی تو معلوم ہوا کہ جسے وہ مین لینڈ یعنی دریا کے پار والی زمین سمجھ رہے تھے وہ اصل میں ایک اور جزیرہ تھا جو دریائے جہلم میں ہی واقع تھا. مطلب تھے تو وہ درست راستے پر, بس دوسرا جزیرہ ان کی نظروں سے اب تک اوجھل رہا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا. سو یونانی فوج نے دریا کراس کرنا جاری رکھا, بلکہ انہوں نے گہرائی کا اندازہ کرنے کے بعد اس جگہ کشتیوں کے بجائے اپنے گھوڑوں پر ہی پانی میں سفر شروع کر دیا. پیدل سپاہی بھی گردن تک بہتے پانی میں اتر گئے. یوں یہ پوری یونانی فوج دریا عبور کر گئی. سکندر اعظم کو فائدہ یہ ہوا کہ اس سفر کے دوران دھن خرچ کے ساتھ طوفانی بارش کا آغاز ہو گیا. اس بارش اور بادلوں کے شور کے دوران یونانی فورسز کی پیش قدمی کا شور ہوگا دب گیا اور کسی کو سنائی نہیں دیا. یوں سکندر یونانی اپنے پلان کے مطابق فوج کو کامیابی سے دریائے جہلم کے مشرقی کنارے تک لے آئے, لیکن یہاں آتے ہی ان کا راز کھل گیا. اس وقت تک صبح ہو چکی تھی. ہندوستانی فوج غافل تو ضرور تھی, لیکن اس کے گھڑ سوار دریا کے ساتھ معمول کی پیٹرولنگ کرتے رہتے تھے. ایسے ہی ایک گھڑ سوار دستے نے یونانی فوج کو دیکھ لیا. وہ آنن فن پلٹے اور راجا پورس کے پاس پہنچ کر دشمن کی آمد کی خبر دے دی. لیکن دوستوں, راجا پورس اس خبر سے الیگزینڈر کی پوری جنگی چال اب بھی نہیں سمجھے. وجہ یہ تھی کہ ساری یونانی فوج تو بظاہر ان کے سامنے اپنے کیمپس میں موجود تھی. انہیں لگا کہ غالباً دشمن نے ان کی توجہ بٹانے کے لیے کچھ چھوٹا موٹا دستہ دریا کے پار بھیج دیا ہے, تاکہ جیسے ہی ہم اس دستے کی طرف متوجہ ہوں سامنے یونانی کیمپ والی ساری فوج دریا پار کر کے ہم پر چڑھائی کرتے. یہ سوچ کر انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو محض 2000 سپاہیوں اور 120 رتھوں یعنی چیریٹس کے ساتھ یونانی فوج سے لڑنے کے لیے بھیج دیا. یہ راجا پورس کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی. یہ فوج یونانی فورسز سے بہت ہی کم تھی. جیسے ہی یہ ہندوستانی فورسز یونانیوں کے نزدیک پہنچی, سکندر کے گھڑ سوار ان پر ٹوٹ پڑے. انہوں نے دشمن کو گھیر کر اس کا صفایا کر دیا. 400 ہندوستانی سپاہی اور پورس کا بیٹا مارے گئے. تمام چیریٹس بھی تباہ ہو گئی. چیریٹس کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رات بھر بارش کی وجہ سے دریا کے قریب زمین دلدل ہو چکی تھی. اس زمین پر چیریٹس کے پہیے دھنس جاتے تھے, پھنس جاتے تھے اور وہ تیز رفتاری سے حملہ ہی نہیں کر سکتی تھی. مختصر یہ کہ یونانیوں نے اپنی پہلی جھڑپ جیت لی تھی, جس سے ان کے حوصلے بلند ہو چکے تھے. مگر دوستو, سکندر اعظم کو ایک نقصان بہرحال ہوا. کہا جاتا ہے کہ ان کا محبوب گھوڑا بیوسفالس بھی اس جھڑپ میں ایک تیر لگنے سے مارا گیا. بہرحال جب شکست خوردہ ہندوستانی سپاہی راجا پورس کے پاس پہنچے تو تب انہیں سمجھ لگ گئی کہ دھوکہ ہو گیا ہے. یونانی فوج کا بڑا حصہ تو کسی اور جگہ سے دریا پار کر بھی چکا. سو راجا پورس نے اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ یونانی کیمپ کے سامنے دریائے جہلم کے کنارے چھوڑ دیا, تاکہ وہ کیمپ والے یونانیوں کو دریا پار کرنے سے روکتے رہیں. اس کے بعد وہ 20,000 پیدل اور 2,000 گھڑ سوار دستوں کو لے کر اور تمام ہاتھیوں کو ساتھ لے کر یونانیوں کے مقابلے کے لیے نکل پڑے. وہ خود بھی ایک طاقتور اور تنومند اور اونچے ہاتھی پر سوار تھے. اس بلند پوزیشن سے وہ میدان جنگ کی صورتحال پر نظر رکھ کر احکامات جاری کر رہے تھے. اس طرح اب یہ ایک بڑی فوج راجا پورس کی آرمی سکندر اعظم کے مقابلے پر پہنچ گئی. مگر یہاں بھی الیگزینڈر نے ایک زبردست چال چلی. انہوں نے اپنی فوج کے بائیں بازو لیفٹ ونگ کو دشمن کی نظروں سے چھپا دیا, یعنی کچھ پیچھے درختوں وغیرہ میں اس کی اوٹ میں جا کر اسے کھڑا کر دیا. صرف سینٹر میں پیدل فوج اور دائیں طرف سکندر یونانی کی کمان میں کچھ گھڑ سوار دستے سامنے کھڑے رہے. دور کھڑے ہندوستانیوں کو یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ سکندر اعظم کے پاس فوج بہت ہی کم ہے. اندازے سے ہندوستانی فوج کی ترتیب اب سنیں کہ وہ یوں تھی کہ دائیں اور بائیں طرف گھڑ سوار دستے کھڑے تھے. گھڑ سوار دستوں کے آگے رتھ کھڑے تھے, درمیان میں پیدل فوج تھی اور پیدل فوج کے آگے ہاتھی تھے. ہاتھیوں کے درمیان میں 100 فٹ کی خالی جگہ تھی, جہاں سے پیدل دستے آگے بڑھ کر حملہ کر سکتے تھے. اسی ترتیب کے ساتھ راجا پورس نے حملہ کر دیا. سکندر اعظم نے سب سے پہلے براہ راست لڑائی کرنے کے بجائے تیر اندازوں کو حرکت دی. یہ گھوڑوں پر سوار تھے اور دشمن کے بائیں بازو کی طرف بڑھے اور اس سے آگے کھڑے رتھوں پر تیروں کی بارش کر دی. کچھ ہی دیر میں رتھوں کے گھوڑے اور ان پر موجود سپاہی مارے جا چکے تھے یا فرار ہو رہے تھے. رتھوں کی یہ فورس بیکار گئی تھی. اس کے بعد سکندر یونانی نے اپنے گھڑ سوار دستے آگے بڑھائے اور ہندوستانی بائیں بازو پر جس کے رتھ بیکار ہو چکے تھے اس کے پیچھے کھڑے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا. لیکن سینٹر والی پیدل یونانی فوج نے کوئی حملہ نہیں کیا. اب ایسا تھا کہ یونانی گھڑ سوار جو حملہ کر رہے تھے وہ تعداد میں بہت ہی کم لگ رہے تھے. اپنے ہاتھی سے راجا پورس یہ منظر دیکھ رہے تھے. انہیں دشمن کے بائیں بازو کے گھڑ سوار بھی نظر نہیں آ رہے تھے, کیونکہ وہ تو الیگزینڈر نے چھپا رکھے تھے. اس لیے انہوں نے سینٹر کے دوسری طرف کھڑے گھڑ سوار دستوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے پوزیشنز چھوڑ کر فوری بائیں جانب پہنچیں اور وہاں لڑنے والے گھڑ سواروں کی مدد کریں. ان کا خیال تھا کہ ایسا کر کے وہ سکندر کی تھوڑی سی گھڑ سوار فوج کو تو ہرا لیں گے, جس کے بعد پیدل دستوں سے نمٹنے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یوں دائیں طرف والے ہندوستانی گھڑ سوار اور ان کے پیچھے موجود رتھ اپنی پوزیشن خالی کر کے بائیں جانب آ گئے, جہاں سکندر یونانی ہندوستانی گھڑ سواروں سے لڑ رہے تھے. جیسے ہی یہ سوار اس سائیڈ پر پہنچے, سکندر یونانی نے اپنا ماسٹر اسٹروک کھیل دیا. انہوں نے اپنے پیچھے چھپے ہوئے گھڑ سوار دستوں کو حملے کا حکم دے دیا. یہ گھڑ سوار دستے لپکتے ہوئے آئے اور ہندوستانی فوج کے عقب سے چکر لگا کر بائیں جانب پہنچ گئے. انہوں نے ہندوستانی گھڑ سواروں پر پیچھے سے حملہ کر دیا. اب یہ ہندوستانی گھڑ سوار اور ان کے رتھ دو اطراف سے گھیرے میں آ چکے تھے, جبکہ ایک سائیڈ سے یونانی تیر انداز ان پر مسلسل تیر برسا رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستانی کیولری اور ان کے بچے کچھ رتھوں کا بھی صفایا ہو گیا. ہندوستانیوں کا راجا پورس کی فوج کا دایاں اور بایاں بازو ٹوٹ چکے تھے. صرف سینٹر والی پیدل فوج اور اس کے سامنے کھڑے ہاتھی
यही बाकी थे। अब यूनानी घुड़सवार दस्तों ने दाएं और बाएं साइड से हिंदुस्तानी इन्फेंट्री पर हमला कर दिया। सामने खड़ी सेंटर वाली फौज अपने लंबे नेजों के साथ आगे बढ़ी और हाथियों और उनके दरमियान में जो 100 फीट का गैप था उससे गुजरकर हिंदुस्तानी इन्फेंट्री पर भी हमला कर दिया। जब यूनानी फौज आगे बढ़ रही थी तो हिंदुस्तानियों के पास उन्हें तबाह करने का बेहतरीन मौका था। वो इस तरह कि राजा पोरस की फौज के पास बड़ी बड़ी कमानें थी जो यूनानियों की कमानों से बहुत बेहतर थी। इन कमानों से तीरों की बारिश करके आगे बढ़ते हुए यूनानियों को सख्त नुकसान पहुंचाया जा सकता था। लेकिन इन कमानों में एक तकनीकी मसला था, वो ये कि कमानों का निचला हिस्सा जमीन पर रख कर ही तीर इससे आगे उनकी रफ्तार को जहलम के चनाब के दरमियानी इलाके के, लेकिन इसके लिए राजा पोरस इस जमीन पर खुश थे। राजा पोरस ने सिकंदर आजम के सामने नहीं हो चुकी थी या उन्हें रास्ता देने से इनकार कर दिया। तो अब सूरत हाल ये हुई कि राजा पोरस हिंदुस्तान और सिकंदर यूनानी के दरमियान की कोशिश की तरह हायल हो गए। पोरस के सिरे शिकस्त के बगैर अलेक्जेंडर की फौज हिंदुस्तान में आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये बेहतरीन कमांडर ने उन्हें पैगाम भेजा कि कोई मदद के किनारे आकर मुझसे मिलो। यूनानी फौज उनके छुपा दलों से बचते हुए कामयाबी से आगे हाँ, और इसके बाद दोनों तरफ से पैदल दस्ते भी टकरा गए। अब यहाँ दोस्तों एक तारीखी घुमसान की जंग हुई जिसमें राजा पोरस के सिपाही जी जान से लड़े। इस दौरान पोरस के हाथियों ने यूनानी फौज को बेहद नुकसान पहुंचाया। इन हाथियों को जंग के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। दुश्मन का जो सिपाही उनकी जद में आता वो उसे कदमों तले रौंद डालते, जब अपनी सूंड में लपेट कर जमीन पर पटकते थे। कई हाथियों ने तो अपने लंबे दांतों को दुश्मन के सिपाहियों के जिस्मों में घोंप कर उन्हें हलाक कर दिया। हाथियों पर बैठे हुए सिपाही भी मुसलसल यूनानियों पर तीरों और नेजों की बरसात करते जा रहे थे। ऐसे में सिकंदर यूनानी ने भी हाथियों से निपटने की एक स्ट्रेटजी बना ही ली। वो यूं कि जल्द ही यूनानी तीरंदाजों ने हर हाथी को अलग अलग करके घेरना शुरू कर दिया। फिर ये तीरंदाज यूनानी हाथियों को चलाने वाले महावतों को ही निशाना बनाने लगे और उन्हें हाथियों से गिराने लगे। दूसरी तरफ यूनानी इन्फेंट्री के दस्ते अपने लंबे नेज़े हाथियों की आंखों में चुभोने लगे। कुछ सिपाहियों ने अपनी तलवारों से उनकी सूंडों और पैरों को निशाना बनाना शुरू किया। देखते ही देखते दर्जनों पोरस के हाथी अंधे हो गए या शदीद जख्मी हुए और उन्हें कंट्रोल करने वाले महावत भी मारे जाने लगे। अब ये हाथी शुतर बेमहार होते जा रहे थे और मैदान जंग में भटक रहे थे। बिखरे हुए हाथियों ने अपने ऊपर सवार सिपाहियों को भी गिराना शुरू कर दिया। सामने से आते बेशुमार तीरों से बचने के लिए हाथी मुड़कर अपनी ही पैदल फौज को रौंदते हुए सटपट पीछे को भागे। इन हाथियों ने हिंदुस्तानी फौज को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। आज भी पोरस के हाथी दोस्तों एक जबरदस्त मिसल है जिसे उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई आपको अपना ही आपको नुकसान पहुंचाने लग जाए। बहरहाल दोस्तों, हाथियों के मैदान जंग से हटने के बाद यूनानियों का पलड़ा भारी होने लगा, लेकिन एक हाथी अभी तक मैदान जंग में डट कर खड़ा था। ये जहलम के राजा पोरस का हाथी था जिस पर वो खुद सवार थे। अगरचे हिंदुस्तानी फौज दुश्मन के घेरे में आती जा रही थी, लेकिन राजा मैदान छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो अपने कुछ जानिसारों के साथ मुसलसल जंग जारी रखे हुए थे। इस दौरान उनका दूसरा बेटा भी मारा गया। राजा पोरस को तीरों और नेजों के कई जख्म लग चुके थे। इस मौके पर वो एक तीर से कुछ देर के लिए बेहोश भी हुए, लेकिन मैदान से नहीं हटे। हिस्टोरियन प्लूटार्क के मुताबिक राजा पोरस का हाथी बहुत ज़हीन जानवर था। इसकी खास तरबियत हुई थी। जब तक इसे यकीन था कि उसका मालिक राजा पोरस महफूज है, वो मैदान में डटा रहा, उल्टे कदमों नहीं भागा। जो यूनानी सिपाही राजा की तरफ बढ़ते, हाथी उल्टा उन पर हमला करके उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया करता। लेकिन जब हाथी को एहसास होने लगा कि उसका मालिक शदीद जख्मी हो चुका है और किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है, तो वो घुटने टिकाकर जमीन पर बैठ गया ताकि पोरस उसके राजा गिरे नहीं बल्कि उतर जाए। शायद यही भी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा हो। दोस्तों, हाथी के बैठने के बाद राजा पोरस के बचे कुछ सिपाहियों के हौसले भी टूटने लगे। राजा के कुछ जानिसारों ने उन्हें समझाया कि अब लड़ाई का कोई फायदा नहीं, खैरियत इसी में है कि दुश्मन का घेरा तंग होने से पहले आप मैदान जंग से निकल जाएं। राजा पोरस ने उनका मशवरा मान लिया और पसपाई अख्तियार कर ली। गालिबन वो अपने हाथी पर ही मैदान जंग से रवाना हुए थे। उनके पीछे हटते ही सारी हिंदुस्तानी फौज भी पसपा हो गई। राजा के वो सिपाही जो यूनानी कैंप के सामने तैनात थे, उन तक भी जब शिकस्त की खबर पहुंची तो वो भी भाग निकले। यूं दरिया पार कैंप में मौजूद यूनानी फौज ने भी अब जहलम अबूर किया और भागते हुए हिंदुस्तानी सिपाहियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। सिकंदर आजम ने एक तीसरी फौज को भी अपने कैंप और जिस जगह से उन्होंने दरिया अबूर किया था उसके दरमियानी इलाके में तैनात कर रखा था। ये फौज भी लड़ाई के दौरान किसी वक्त दरिया अबूर करके बाकी फोर्सेस से आन मिली। यूं पूरी यूनानी फौज दरिया जहलम को अबूर कर चुकी थी, जबकि राजा पोरस की फौज शिकस्त खाकर भाग रही थी। हिंदुस्तान और सिकंदर आजम के दरमियान राजा पोरस की दीवार ढह चुकी थी। दरिया जहलम की लड़ाई में तकरीबन 12,000 हिंदुस्तानी सिपाही हलाक और 9,000 गिरफ्तार हुए, जबकि यूनानी फौज का नुकसान 1,000 तक बताया जाता है। मगर दोस्तों, आप जानते हैं कि इस जंग की तारीख तो फातेह यूनानियों ने लिखवाई थी और फातेहीन की लिखी तारीख पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये तादाद यकीनन मुबालगा आराई पर मबनी है, इसमें एग्जैजरेशन है। तो साथियों, जंग जीतने के बाद सिकंदर आजम ने अपने सिपाहियों को भेजा कि वो राजा पोरस को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश करें। ये फौजी राजा पोरस को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार करके ले आए। जब उन्हें सिकंदर आजम के सामने पेश किया गया तो उनके जख्मों से खून रस रहा था। राजा पोरस एक तवील कामत इंसान थे। कहा जाता है कि उनका कद 7 फुट के करीब था। वो जख्मी और कैद की हालत में भी एक राजा की तरह बावकार अंदाज में सिकंदर यूनानी के सामने आए। इस मौके पर सिकंदर आजम और राजा पोरस में एक तारीखी मुकाबला हुआ। फातेह अलेक्जेंडर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। राजा पोरस ने जवाब दिया, वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह से करता है।
सिकंदर आजम को राजा पोरस की हाजिर जवाबी, बारोक शख्सियत और बहादुरी ने अपना गर्विदा कर लिया। उन्होंने अपने बेहतरीन तबीबों से राजा पोरस का इलाज करवाया, उन्हें उनकी हुकूमत भी वापस कर दी, बल्कि मजीद इलाकों को भी उनकी सल्तनत में शामिल कर दिया। आपके जहन में रहे दोस्तों कि उस जमाने में फातहीन अक्सर ये किया करते थे ताकि बड़ी बड़ी सल्तनतों को या बड़े बड़े राजाओं को अपना दुश्मन ना बनाया जाए, क्योंकि इस तरह फिर उनकी आगे की फतूहात में मुश्किल पेश आती थी। तो यही गालबन उन्होंने राजा पोरस के साथ किया। राजा पोरस ने भी सिकंदर आजम की हुकूमत कबूल कर ली और बाद की कई मुहिम्मात में इत्तेहादी की हैसियत से उनके साथ शामिल भी रहे। राजा पोरस की शिकस्त के बाद हिंदुस्तान के दरवाजे यूनानी फोर्सेस के लिए खुल गए थे, मगर हिस्टोरियन प्लूटार्क के मुताबिक राजा पोरस से जंग में सिपाहियों ने अपने बड़ा नुकसान की सूरत और पैरों को निशाना इस लड़ाई और हिंदुस्तान देखते देखते दर्जनों पोरस के हाथ हौसले पस्त कर दिया शदीद। अब वो आगे बढ़ने से कंट्रोल करने वाले महावत जब सिकंदर आजम पेशकदमी करते हुए हाथी शाह के महार किनारे तक पहुंचे तो उनकी फौज का मोराल बुरी तरह गिर चुका था। दरिया के पार हिंदुस्तान की एक और ताकतवर अंपायर नंदा सल्तनत उनसे मुकाबले की तैयारी कर रही थी। यह सल्तनत मशरिक में बंगाल से लेकर मगरिब में पंजाब तक फैली हुई थी। इसका दारुल हुकूमत पाटलिपुत्र या मौजूदा भारतीय शहर पटना था। नंदा अंपायर के पास राजा पोरस से भी कहीं बड़ी तादाद में फौज थी। जब यूनानियों को पता लगा कि अब उन्हें एक और बहुत बड़ी हिंदुस्तानी ताकत का मुकाबला करना है तो उन्होंने बगावत कर दी। याद रखें दोस्तों कि फौजें जो लंबी लंबी फतूहात के लिए बरसों मुल्क से बाहर रहती हैं, उनमें एक मसला ये होता है कि वो आसान फतूहात करने को तरजीह देती हैं। उन्हें पैदर पे बड़ी फौजों ताकतवर अंपायर का मुकाबला करना पड़े तो वाकई उनके मोराल में बहुत कमी आ जाती है, खा वो जीत भी रहे हैं, क्योंकि ये जीत आसान जीत नहीं होती। तो यूनानी सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और घर वापसी की जिद करने लगे। सिकंदर यूनानी ने उन्हें घायल करने की बहुत कोशिश की, नाराज भी बहुत दिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। आखिर सिपाहियों की जिद के सामने सिकंदर यूनानी ने हथियार डाल दिए। उन्होंने इराकी शहर बाबुल जाने का फैसला किया, जो कि उस वक्त उनके एशियाई अंपायर का हेडक्वार्टर था। मैक्यूरस फेलोज हिस्टोरियन प्लूटार्क के मुताबिक यूनानी सिपाहियों ने दरिया गंगा पार करने से इनकार करते हुए बगावत की थी, लेकिन ये तारीखी मुगालता है क्योंकि सिकंदर आजम कभी दरिया गंगा के पास पहुंचे ही नहीं थे। यूनानी फौज की बगावत यहाँ पंजाब में दरिया ब्यास के किनारे पर हुई थी। बहरहाल दोस्तों, सिकंदर आजम ने अपने सिपाहियों से वापसी का वादा तो कर लिया था, लेकिन वो लौटते हुए भी कुछ आसान किस्म की फतूहात करना चाहते थे। हिंदुस्तान छोड़ने से पहले उन्होंने पंजाब से सिंध की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में मुल्तान पड़ता था। जब वो मुल्तान पहुंचे तो मुल्तान के मलाई बाशिंदों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। सिकंदर आजम ने मुल्तान किले पर हमला कर दिया। नौजवान कमांडर सिकंदर यूनानी जोश में एक बड़ी गलती भी कर बैठे। वो अपने साथ मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर एक सीढ़ी के जरिए किले के अंदर कूद गए, लेकिन इस दौरान सीढ़ी टूट गई और सिकंदर आजम किले के अंदर फंस गए। मलाई बाशिंदों ने उन पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। सख्त मुकाबला हुआ। सिकंदर आजम के कई साथी मारे गए। इस दौरान एक मलाई तीरंदाज ने करीब से सिकंदर आजम पर भी एक तीर चलाया, जो कि उनके सीने में लगा। वो बुरी तरह जख्मी हो गए। कुछ ही देर में बाकी यूनानी फौज भी किसी तरह किले के अंदर दाखिल हो गई। सख्त जंग के बाद किला फतह हो गया। सिकंदर आजम को खून में लथपथ देखकर यूनानी सिपाही बिखर गए और उन्होंने मुल्तान की तमाम आबादी को तहे तैर कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और शहर को बुरी तरह तबाह बर्बाद किया। मुल्तान के इर्द गिर्द की बहुत सी आबादियां भी यूनानियों के जुल्म का निशाना बनी। सिकंदर आजम को शदीद जख्मी हालत में उनके खैमे में ले जाया गया, जहाँ तबीबों ने उनके जिस्म से तीर निकाल लिया, लेकिन खून बहुत बह चुका था। जख्म भरने और सेहत बहाल होने में बहुत दिन लग गए। जख्म भरने के बाद सिकंदर आजम ने अपनी फौज के साथ अब बाबुल की तरफ सफर शुरू कर दिया। दोस्तों, सिकंदर आजम ने पंजाब में लश्कर कशी के दौरान एक शहर भी बसाया था, जिसका नाम उन्होंने अपने महबूब घोड़े ब्यूसिफेलस के नाम पर ब्यूसिफाला रखा था। यही ब्यूसिफाला हालिया के नाम से आज भी पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा है। दूसरा शहर जिसका नाम मेकाया यानी यूनानियों में विक्ट्री फतह था, उसे ब्यूसिफाला से कुछ ही दूरी पर बसाया गया था, लेकिन अब ना ये शहर है और ना इसके आसार। बहरहाल सिकंदर यूनानी अपनी फौज के साथ पंजाब से मौजूदा सूबा सिंध में दाखिल हुए। उन्होंने इसके भी एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया। फिर वो दरिया सिंध में सफर करते हुए बहिरा अरब तक भी पहुंचे। उन्होंने मजमूई तौर पर हिंदुस्तान में कोई 5000 छोटे बड़े शहर, किले और देहात फतह किए थे। इन फतूहात के बाद वो सिंध से बलोचिस्तान के रास्ते ईरान की तरफ बढ़े। उनकी फौज बलोचिस्तान की शदीद गर्मी और पानी की किल्लत का मुकाबला करते हुए ईरान पहुंची, जहां से सिकंदर आजम बाबुल चले गए। बाबुल में जून 323 BCE में 32 वर्ष की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उनके आखिरी लम्हात बेहोशी की हालत में गुजरे। असल में सिकंदर आजम की मौत हुई किस वजह से, इस पर तारीख में बहुत सी आसारायां हैं। एक थ्योरी ये है कि उनके उस्ताद अरस्तु, जो कि उस वक्त जिंदा थे और यूनान में थे, उन्होंने एक जहरीली दवा तैयार की थी जिसे यूनान से बाबुल भेजा गया था। यह दवा वाइन में मिलाकर सिकंदर यूनानी को पिला दी गई थी। अरस्तु ने उन्हें जहर क्यों दिया, अगर दिया तो इस बारे में कहा जाता है कि दोनों में बहुत इख्तलाफात पैदा हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न हिस्टोरियंस जहर की थ्योरी को सच नहीं मानते। उनके ख्याल में सिकंदर आजम की मौत थका देने वाली तवील जंगों, पराये देशों के बदलते मौसमों और मुल्तान में आने वाले जख्मों का फितरी नतीजा हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें कोई बीमारी लाहक हो गई हो, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, या फिर बहुत ज्यादा शराब नोशी से उनका जिगर नकारा हो गया हो। ये सब थ्योरीज हैं, क्योंकि उनकी मौत का असल सबब किसी को मालूम नहीं। हाँ, ये मालूम है कि सिकंदर आजम की फतूहात और उनकी एक बहुत बड़ी अंपायर एक बिल्कुल फजूल एक्सरसाइज साबित हुई, क्योंकि उनकी मौत के फौरन बाद ही सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया।